टॉपिक उसने रखा है कि गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि एक फायदा आपका उसने कर दिया कि आपको अफ्रीका में उन्होंने जो किया वो नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी जो हम करते हैं कि 2 अक्टूबर को जो व्यक्ति पैदा हुआ 1869 को, ये वही वर्ष है जिस वर्ष सुएज नहर भी बनकर तैयार हो गई थी। हम अक्सर जीके में भी बात करके आए हैं। फर्डिनेंड दी लेसेस, जिसने लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर का निर्माण किया। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात में, कहाँ पर? पोरबंदर, जहाँ पैदा हुए। इनके पिता का नाम, अब देखिए 2 नाम आते हैं ना, मोहनदास, करमचंद गांधी, तो दोनों बाप और बेटे का नाम जुड़ा हुआ है। उस समय ये परंपरा थी। और इनकी माता का नाम देखो ये, और ये इनके पिता की चौथी पत्नी थी। ये एक इसमें बात और छोटी सी, और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा, जिसे गुजरात में सिर्फ ये भी कह के बुलाते हैं बा। गुजरात में आज भी नाम लगता है ना, बेन, बा, बापू, ये सारे गुजरात के ही नाम हैं। लेकिन ये कहानी, इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना। सवाल ये, 13 वर्ष की उम्र उन्होंने पार की कि उनका विवाह हो गया कस्तूरबा से, और 18 वर्ष की उम्र में वो एक बच्चे के बाप भी हो गए। और इनके 4 बेटे, हरीलाल, मणिलाल, रामदेव, देवदास। 4 बेटे हैं गांधी जी के, हरीलाल, मणिलाल, रामदेव, देवदास। अब ये एक फॉर्मेलिटी। अब है सवाल ये, यहाँ से शुरू हो जाइए आप। 1888 में कहाँ गए? लंदन। क्या पढ़ने के लिए? वकालत। वकालत पढ़ी, 3 साल उन्होंने वहाँ पढ़ाई की, पूरी हो गई। भारत कब लौट के आ गए? 1891 में लौट कर आ गए। जब 91 ईस्वी में लौट कर आ गए तो आप जानते हो, जब वकालत करके आए तो काम धंधा तो करना। वकालत के लिए वो गए कहाँ? कोर्ट में। कोर्ट में धंधा नहीं चलता था, ठगी के बिना धंधा नहीं चलता, और ठगी ज़्यादा होती नहीं थी, इसलिए काम चला नहीं वकीलों वाला। खाली बैठे रहते थे, दिन की जेब खर्ची भी पूरी नहीं होती थी। तो एक नाम आप पढ़ते हो, दादा अब्दुल्ला। एक नाम है दादा अब्दुल्ला, जिन्होंने इनको कहा भी आप ऐसा करो, आप फ्री हो और मेरे मुकदमे चल रहे हैं अफ्रीका में, क्यों? व्यापारी था, रोज आता जाता रहता था। उसने कहा मेरे मुकदमों की पैरवी आप कर लो, आप अफ्रीका चले जाओ। ये व्यक्ति अफ्रीका चला गया। और अब ये घटना 1892 में ये व्यक्ति अफ्रीका चला गया, और अफ्रीका जाने के बाद 1893 में, ये 1892 के लास्ट में गए, वहाँ ये पहुँचे 93 में, और 1894 में घटना घट गई। जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम लगी, ये ना तो ये पूछे जाएंगे, ये कहीं नहीं पूछे जाएंगे, सन कहीं नहीं, ये सन वो नहीं है जो आपके पेपर में आया। कहानी तो भी आगे बढ़ेगी, बहुत कुछ है इसमें। जब 1894 एक दिन ये घटना घटी अफ्रीका में, ये प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे। 2 नगरें, अगर जो लोग क्रिकेट देखते हैं, खैर क्रिकेट का एक तो सुख है तो उन नगरों के नाम याद हो जाते हैं, है ना। तो जोहान्सबर्ग एक बहुत बड़ा नाम, हमें डरबन किसी जमाने में क्रिकेट के लिए ऐसा जाना जाता था कि डरबन में जो जाते थे मुंह तुड़वा के आते थे। आज ऐसा नहीं है वहाँ। और मुझे याद है हमारे देश से भी कई लोग ऐसे गए जिन्होंने कई कारनामे किए वहाँ। तो प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे, फर्स्ट क्लास का टिकट था ट्रेन का, लेकिन मॉरिट्सबर्ग नाम के स्टेशन पर इसको एक गोरे ने कुछ लोगों की सहायता से धक्के देकर गाड़ी से उतार दिया। ये इनकी पहली बढ़िया बेइज्जती जो अफ्रीका में हुई, शुरुआत हुई यहाँ से। और इसी बेइज्जती ने इनको वहाँ अपना काम खत्म करने के बाद वहीं रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये महीने भर, 1.5 महीने भर के लिए गए थे, लेकिन ये वहाँ रह गए। फिर उन्होंने देखा वहाँ रंग भेद की नीति बहुत चल रही है। वहाँ लोग, हिंदुस्तानी लोग जो यहाँ मजदूर यहाँ से कम पढ़े लिखे जाते, गन्ने का खेती में काम करते, फैक्ट्रियों में काम करते थोड़ा बहुत, उनके ऊपर बड़े जुल्म होते। और उनके जुल्मों के खिलाफ इन्होंने वहाँ पर एक कांग्रेस बनाई, जिसको कहते हैं नाटाल कांग्रेस, नाटाल इंडियन कांग्रेस, जिसके तहत इन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। फिर इन्होंने 1906 में एक बहुत बड़े एक्ट का वहाँ विरोध किया। वो थोड़ा समझ लें क्या था। ये 3-4 ही प्रश्न आ सकते हैं अगर अफ्रीका से आए तो। नाटाल इंडियन कांग्रेस, एक एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट या एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो क्या था? जो लोग एशिया से अफ्रीका में गए हैं उन लोगों को अपने जन्म का, अपनी मृत्यु का, अपने विवाह का पंजीकरण कराना होगा, और वो पंजीकरण का कार्ड हमेशा अपनी जेब में रखना होगा। और उसमें चलो ये तो ठीक था, इतने से तो काम चल जाता। समस्या एक और हो गई। समस्या ये हो गई, उन्होंने, अफ्रीका वाला ने ये कह दिया
जिन लड़के लड़कियों की शादी हमारे देश के नियमों के अनुसार नहीं हुई, वो शादियां अवैध घोषित कर दी और उनसे उत्पन्न बच्चों को नाजायज घोषित कर दिया गया। तो ये समस्या तो बहुत बड़ी हो गई। फिर गांधी जी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने एक आश्रम भी बनाया, उन लोगों को जब इसका विरोध किया, गांधी जी ने सामूहिक रूप से रजिस्ट्रेशन एक्ट के पास को जला दिया तो उनके ऊपर मुकदमे चले, उनको मिलों से निकाल दिया गया, उनको खेतों से निकाल दिया गया, मजदूरों को। तो गांधी जी ने उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए वहां अपने एक मित्र कालेन बाग, एक नाम है बहुत बड़ा, कालेन बाग, उसकी मदद से उसी की जमीन पर एक आश्रम बनाया, फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम क्या था? यहाँ से गए हुए लोगों को जो सरकार ने उनको काम से निकाल दिया, उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ उन्होंने अपनी इस छोटी सी जमीन पर खेती बाड़ी करवा के किया। लोग वहाँ काम करते, थोड़ा पैसा कमाते और अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते। इस तरह से गांधी जी ने एक लंबा संघर्ष वहाँ किया। और एक नाम आप सुनते हो, गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके राजनीतिक गुरु रहे, वो उस दौर में भी गांधी जी से अक्सर मिलने जाए आया करते थे वहाँ। ये सब ठीक हो गया, गांधी जी की वहाँ खूब ख्याति हुई। और ये भी याद रखना, 2 पदक वहाँ उनको मिल चुके थे। अब आप लोग हिस्ट्री से हो इसलिए आपको मुश्किल कम होगी। बोर पदक और जूलू। बोर पदक क्या है? अफ्रीका में जो डच जाति के लोग रहते हैं उनको वहाँ बोर कहते थे। इंग्लैंड में भी ये लोग बोर कहलाते थे। तो इंग्लैंड वालों ने इनको बोर पदक दिया था। बोर लोगों ने इंग्लैंड में विद्रोह किया था, गांधी जी ने उनका बीच बचाव किया, तो इंग्लैंड सरकार ने भी इनको एक बोर पदक, जूलू युद्ध पदक, वो भारत आने से पहले उनके पास थे। लेकिन ये कहानी इतनी महत्व की नहीं है आपके लिए, पर एक बेसिक बात बन जाएगी। और जब गांधी जी लौट रहे थे हिंदुस्तान, तो गांधी जी ने रास्ते में, अब यहाँ थोड़ा मामला टेढ़ा है, बहुत सी किताबें पढ़ी तो उत्तर यही है कि गांधी जी ने 1909 में, अब देखें तो 1909 तो बात पीछे रह गई, लेकिन एक जगह ये भी लिखा पड़ा कि जब वो आ रहे थे भारत, तो जहाज में अपनी यात्रा के दौरान, तो वो तो संभव नहीं, 1 महीने भर में वो नहीं हुआ काम। तो 1909 तिथियां मुझे ज़्यादा जगह मिली। हिंद स्वराज, जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और जो लिखी गई थी गुजराती में, जब उन्होंने गुजराती में उनको लिखा, 80 पृष्ठों की वो किताब थी। अंग्रेजों ने जब उसको पढ़ा तो पढ़ा नहीं गया, उसके बारे में एक अफवाह फैल गई कि गांधी जी ने जो किताब लिखी है वो किताब में क्रांतिकारी विचार हैं, देश में अराजकता फैल जाएगी। तो गांधी जी ने उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। हाँ, हो सकता है वो ट्रांसलेशन उन्होंने रास्ते में किया, लेकिन ये दोनों तिथियां मुझे मिली जब वो दिसंबर 1914 में अफ्रीका से कहाँ आने को चले, भारत आने को, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए। अब इसके बाद जो भी मैं बताऊं वो याद रखना है, यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है सारी। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को हिंदुस्तान आ गए और उसी दिन को देश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के नाम से भी मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पे मनाया जाता है। हाँ यही है, पर अब करेक्शन तो मैं नहीं कर पाया, क्या समझ लेंगे बच्चे। इसी की 40 कॉपियाँ ले आओ और मूल कॉपी मेरे को दे देना, मैं पढ़ के करेक्शन करा दूँ। तो जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए, और बस थोड़ी चीज़ें ठीक करनी है मेरे को आपकी, जहाँ आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी को आप नहीं पढ़ पाए, उसकी कुछ चीज़ें जोड़ रहा हूँ। गांधी जी के यहाँ आने के बाद आप लोग ये समझते हो उसने एक साथ 1 वर्ष में कई काम किए। आते ही गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको एक राय दी कि आप पहले पूरा भारत घूमो, अफ्रीका में जिस सत्याग्रह का प्रयोग आप करके आए हो, क्या भारत की परिस्थितियों में वो संभव है कि नहीं, क्या लोग आपके साथ इस अहिंसावादी रास्ते पर चलने को तैयार हैं कि नहीं। पहले आप एक पूरे भारत का राउंड लगाओ, अपना जनमत तैयार करो, फिर उस पर काम करना। तो गांधी जी ने 1 साल लगाया, किस पे, पूरे भारत भ्रमण पे। इसी बीच उन्होंने नींव रख दी साबरमती में अपने आश्रम की। और यहाँ एक नाम याद रखना, साबरमती आश्रम को बनाने में एक मिल मालिक ने उनको बहुत योगदान दिया था, अंबालाल साराभाई। ये हमने अपनी हर जीके की क्लास में बात की है। अंबालाल साराभाई ने खूब डोनेशन दिया था उस आश्रम को बनाने के लिए। ये नाम क्यों बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में इसका महत्व पता लग जाएगा जब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होगा। तो गांधी जी ने आश्रम की नींव रख दी, भारत घूम लिया। और हम लोग जो पढ़ते हैं कि उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में किया, अभी उससे पहले घटना घटी वो पढ़नी। इसी वर्ष 1916 में ये जो विश्वविद्यालय अभी नया नया बनाई है, याद है श्रीमती एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला था 1875 में और 1898 में।
जो 1916 में बदल कर मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से किस नाम से जाना गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और उसके समारोह में पहुंचे, गांधी जी को उसमें बुलाया गया। अब गांधी जी को उसमें कोई मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाया गया, वो इसलिए बुलाया गया कि गांधी जी ने अफ्रीका में बहुत अच्छे काम किए थे, भारतीयों के लिए बड़े रंग भेद की नीति के खिलाफ काम किए थे, इसलिए एक अच्छे नागरिक की हैसियत से गांधी जी को भी उस कार्यक्रम में बुलाया गया। तब गांधी जी टाई बेल्ट लगाए हुए थे, लॉयर थे। ये 1921 में उन्होंने छोड़ा है, ये कम कपड़े किए हैं उन्होंने। जब किसी ने ताना मारा गांधी जी को, जब गांधी जी कहते थे खादी पहनो, स्वदेशी पहनो, तो किसी ने कहा गांधी खादी बहुत महंगी है, तो गांधी ने कहा महंगी को तो सस्ती नहीं कर सकते, कपड़े कम कर सकते हो। तो उन्होंने पैंट शर्ट छोड़ दी और खुद भी लंगोटी और ऊपर ओढ़ा हुआ वो शॉल जिसमें उन्होंने जीवन गुजारा। तो तब गांधी जी वहां पहुंचे और गांधी जी ने जब बारी आई उनके बोलने की, तो गांधी जी क्या बोले, क्योंकि आप सब जानते हो दीक्षांत समारोह जब किसी विश्वविद्यालय के होते हैं तो काले चोगे पहने होते हैं। तो गांधी जी ने उनको एक आभूषण का नाम दिया कि आप लोग कौन हो, क्या भारतीय हो, कहाँ है मेरे देश के वो आम लोग जो यहाँ होने चाहिए, जिनको शिक्षा मिलनी चाहिए। हम तो पाश्चात्य संस्कृति में रंगे हुए हैं, ये जो आभूषण आपने ओढ़ रखे हैं इनसे हटाओ, अपने आप को अलग करो इनसे। तो गांधी जी तो बोलकर उतर गए, लोग तिलमिला गए। पर उधर तो बुरा लगा सबको, लेकिन गांधी जी पूरे एक दिन में पूरे भारत में चर्चा में आ गए। पहली बार किसी ने इस तरह से बोला था, गांधी जी चर्चा में आ गए। और अब गांधी जी का राजनीतिक जीवन शुरू होता है। पहले मैं क्रम लिख दूं जिसको आप पढ़ते हो, एक तो ये चंपारण, और हम लोग अक्सर एक गलती कर जाते हैं खेड़ा, और इसके बीच में लिखना है आपको, ये क्रम है, पहले ये नहीं है इसके बाद ये नहीं है। पेपर में अगर आता है मुश्किल प्रश्न, मैंने कई बार देखा, तो गांधी जी की घटनाओं को क्रम से लगवाया जाता, घटनाएं नहीं पूछी जाती। तो वो भी मत समझना असहयोग, सविन्यावज्ञा, भारत छोड़ो, नहीं, वो चीजें अब नहीं आती, शुरुआती। आगे तो मैं और लिखूंगा, चलो एक और लिख देते हैं। खिलाफत आंदोलन 1918, 1919, ये भी 1918, ये भी 1918। तो देखिए, इसलिए फिर क्रम गड़बड़ा जाता है, इसीलिए वो पूछता है। अब यहां से बात शुरू करते हैं। और चंपारण किसान आंदोलन क्या था, इसमें अगर आपको बात याद रखनी है, सब लोग हिस्ट्री से हो तो मुश्किल बात नहीं है कोई। आप देखो, वो आपके एमए वाले पोर्शन में है, तो इससे अगर कोई बात निकालेगा तो ऊपरी बात नहीं निकालेगा। ये नहीं पूछेगा कि गांधी जी ने अपने पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, चंपारण में। ये बात तो चलो सबको पता है, लेकिन इसमें अलग बात है। गांधी जी को एक लड़के ने आकर कहा, राजकुमार शुक्ल ने, कि आप हमारी मदद कीजिए। और क्या मदद कीजिए, ये जो चंपारण किसान आंदोलन क्या लगान वसूली के खिलाफ हुआ था? नहीं, एक शब्द आप पढ़ते हो, 3 कठिया, 3 कठिया प्रणाली। और ये भी मत समझ लेना 1/20 नहीं लिखोगे, ये यूं लिखोगे, एक किसान के पास जितनी भूमि है। अंग्रेज क्या करते, पहले तो चलो इसका भी एक तरीका बता दूं, आप लोगों ने जीके में मैंने बताया था कि कुचक्कर था जो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले हिंदुस्तान को बताया था, कि कैसे एक किसान एक जमीन का मालिक है और वो थोड़े दिनों के बाद उसी जमीन पर एक नौकर बन जाता है, और उसका मालिक कौन हो जाता है? अंग्रेज हो जाता है। और अंग्रेज कुछ लोगों की जमीनें तो नीलाम करके अंग्रेज ले गए, कुछ एक लोगों के पास जमीनें बची हुई थी, उस जमीन में उनको बाध्य किया जाता था कि आप अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील, अब आप केवल नील पढ़कर आए, नील तो होगा ही, उन फसलों को बोओगे जिनकी कीमतें कहाँ ज्यादा मिलती हैं? इंग्लैंड, जिसमें जूट, कपास, नील। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमोट अगर किसी को किया जाता था तो वो नील की खेती थी। और राजस्थान में आप पढ़ते हो ना, भरतपुर में, बयाना में नील की खेती खूब होती थी। तो इस तरह से अब सवाल ये है, ये नील क्या था? क्या ये कपड़ों पे लगाने वाला नील होता था? हाँ। आज तो जो नील हम प्रयोग में लाते हैं वो रासायनिक नील है, वो तो पत्थर है, मिट्टी है, वो चमकदार है। पहले नीले रंग के फूलों वाले ये पौधे तोड़ लिए, सुखा लिए, इनकी फिर लुगदी बनाई गई पैरों से बड़े बड़े होद में, फिर उसको सुखाया गया, उसको पीसा गया और वो लगाया जाता था। इसकी डिमांड बहुत थी इंग्लैंड जैसे देशों में, तो इंग्लैंड के लोग नील बोने के लिए इनको मजबूर करते। और उस 3/20 हिस्से पर जो नील की खेती होती, वो किसानों को क्या नुकसान करती थी? एक तो उस भूमि पर जहाँ नील की खेती होती, फिर बाद में और दूसरी फसल की उत्पादन क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। दूसरे, वहाँ पर ऐसे ऐसे शिकारी जानवर, कुछ पक्षी,
वो उस फसल को नुकसान पहुंचाते थे। तो वो उनको तो नुकसान पहुंचाते ही थे, बची हुई फसल जो किसान की होती थी उसको भी वो नुकसान पहुंचाते थे। तो किसान बेचारे दुखी थे। और गांधी जी ने आकर चंपारण, कहाँ, बिहार में, अशोक के अभिलेख पड़े हुए हैं ना, लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों कहाँ हैं, बिहार के चंपारण में। और गुप्त काल में एक और जो आप पढ़ते हो स्तूप, सारनाथ का स्तूप, धमेक स्तूप जिसे कहते हो, जरासंध की बैठक, एक मीरपुर में है जो अब टूट गया है, और एक और है बिहार में चंपारण में, जिसे राजा बेन का देवरा कहते हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, जहां से मैं टेस्ट लेता हूं उस किताब में लिखा हुआ, राजा बेन का देवरा। गुप्त काल में एक और स्तूप भी मिला है जो बिहार चंपारण में है। तो चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध गांधी जी ने एक आंदोलन किया। और गांधी जी, अब आप सीधी बात पढ़ें, गांधी जी के संघर्षों के बावजूद इस 3 कठिया प्रणाली को अंग्रेजों ने बंद कर दिया और किसानों को थोड़ी राहत मिली। सवाल ये नहीं, अब सवाल ये, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में था, ये बात किसने कही, हार्डी मैन ने, ये याद रखना। हार्डी मैन एक अंग्रेज पत्रकार, जिसने कहा कि गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह का प्रयोग बिहार में चंपारण के किसानों की मदद से शुरू हुआ और वो कामयाब रहा। अब आगे बढ़ते हैं। ये घटना तो 1917 के अप्रैल महीने में घट गई। और अब 1918, यहाँ थोड़ा भेद है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अहमदाबाद वाला काम जो हुआ वो फरवरी में हुआ। खेड़ा किसान आंदोलन का जो अंत हुआ वो 1918 22 मार्च को हुआ। तो ये थोड़े करीबी हैं बिल्कुल। और बिल्कुल ये बात अब आसान है, जब गांधी जी यहाँ कामयाब रहे तो लोग उनको और उत्साहित होने लगे उनका सहयोग लेने के लिए। तो गांधी जी को अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने बुलाया। क्यों? वो भी दुखी थे। और वो यूं, और बेसिक सी बात है, पूना में प्लेग की बीमारी फैली थी और उस प्लेग की बीमारी ने गुजरात को जकड़ा, लोग मर गए, उनके घरों में खाने पीने की चीज़ों का अभाव हो गया। तो लोगों ने, जो मजदूर थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन्होंने अपने मालिकों को कहा कि आप हमें एक बोनस दो। हर साल दिया जाता था, वो कम देते थे। इन्होंने 35% मांगा अपने मूल वेतन का, और वो फैक्ट्री वाले देने को जो तैयार थे वो 8% थे। यही छोटी बारीक प्रश्न है, ऊपरी बात तो कुछ नहीं है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सबको पता है। तो 35% बोनस की मांग हो रही थी। मिल मजदूरों को 8% देने के लिए मिल मालिक राजी थे। गांधी जी ने आकर बीच बचाव किया, गांधी जी जेल में गए। गांधी जी अकेले ही जेल में नहीं गए, नेहरू जी भी गए, राजेंद्र प्रसाद भी गए, कई लोग इनके साथ जेल में गए। और नेहरू जी ने उन्हीं दिनों में अहमदाबाद की जेल में ही बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे काम किया, वो लिखी। ये एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी प्रश्न पूछा गया था कि नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ लिखी थी। तो अहमदाबाद की जेल में हड़ताल के दौरान, जब ये सारे लोग वहाँ बंदी थे। 35% बोनस देने के लिए गांधी जी ने उन मिल मालिकों को राजी किया। और जब राजी किया तो यहाँ एक और ट्विस्ट है बात में। मैंने शुरू में भी नाम लिया था ना, अंबालाल साराभाई, वो भी उस मालिकों में थे। और गांधी जी किसके खिलाफ थे? मिल मालिकों के। और यहाँ एक और विडंबना, उस व्यक्ति ने इतना चंदा दिया, गांधी जी उसके खिलाफ है, और उसकी बहन गांधी जी के साथ है, अनुसुईया बेन, ये नाम याद है। अनुसुईया बेन गांधी जी के साथ अपने भाई के खिलाफ, और उस व्यक्ति ने उनको आश्रम बनाने के लिए डोनेशन दिया। खैर वो नाराज नहीं हुआ, 35% बोनस देने के लिए वो लोग राजी हो गए। ये गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह। अब यहाँ आइए खेड़ा पर। आपको ये भी पता है, अब ये तो दिक्कत नहीं होती क्योंकि अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। खेड़ा भी कहाँ है? गुजरात में। यहाँ है गड़बड़। यहाँ गड़बड़ क्या की, लगान वसूली तो हो रही थी बड़ी कठोरता से। अकाल भारत में रोज पड़ जाते थे, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि। तो यहाँ फसल हुई नहीं, लगान वसूली अंग्रेजों के कारिंदे बहुत कठोरता से कर रहे थे। तो गांधी जी यहाँ पहुँच गए और फिर यहाँ भी उन्होंने सफलता पाई, ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं। खेड़ा किसान आंदोलन भी सफल रहा। और इसका क्रम याद रखना, चंपारण, मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा, और अब ये खिलाफत। खिलाफत आंदोलन क्या है? मेरे ख्याल से हिस्ट्री वाले बच्चों को तो बेहतर पता है, पर थोड़ा सा इसमें अब हमने अलग बात करनी है और समझ जल्दी लोगे। अब प्रथम विश्व युद्ध हमने पढ़ा हुआ है।
प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ पेरिस का सम्मेलन जो हुआ फ्रांस में क्यों हुआ ये बता चुका हूं, क्योंकि फ्रांस के मार्शल फौज ने या फ्रांस की सेनाओं ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसलिए एहसान स्वरूप, कहते हैं उपकार स्वरूप, तो सम्मेलन वहां आयोजित किया गया। और आपको अगर बात याद हो कि वहाँ 4 बड़े नेता, लॉयड जॉर्ज, क्लीमेंशो, ऑरलैंडो, ये जो लोग थे, कहते हैं फ्रांस की बदले की भावना के आगे इन चारों बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को, उनकी सोच को लकवा मार गए। क्योंकि फ्रांस क्या कर रहा था, उसने जो ढांचा बनाया जर्मनी के लिए, एक्चुअल में वो था क्या, उससे बदला। किन 2 प्रदेशों को छीनने के लिए, अल्सास और लॉरेन। तो हमने तो केवल वर्साय पे बात की है, लेकिन यहाँ मतलब आपको कुछ यूँ पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया कि पूरे युद्ध के दौरान जितनी भी दुनिया में अव्यवस्था हुई है उसे फिर से ठीक किया जाए और हारे हुए देशों के साथ जीते हुए देशों के द्वारा संधियां की जाए, राजीनामे किए जाए। वो राजीनामों का तो नाम ही था, वो असल में था क्या, हारे हुए देशों से युद्ध के पैसे की वसूली करना। और उसमें एक काम और हो गया, तुर्की के साथ भी एक संधि हुई, जैसे हमने पढ़ा था ना, बल्गेरिया की संधि, न्यू इली की संधि, ट्रियानो की संधि। तुर्की के साथ एक संधि, उस जगह का नाम आता है सेब्रे की संधि, जिसको कई किताबों में सेवर्स की संधि भी लिखा है। एक्चुअल में सेब्रे की संधि हुई और वो संधि पसंद नहीं आई तुर्की के लोगों को। उसमें उन्होंने बदलाव करने के लिए वो संधि वापस लौटाई। महीने भर बाद उसमें फिर कुछ चेंज हुआ और वो संधि अब जिस नाम से जानी गई, लोसाने की संधि। ये आपका विषय नहीं है। ये विषय क्या है, आपको एक बात अब जाननी है। इस्लाम धर्म के विस्तार के दौरान जब वो पैर पसार रहा था खलीफाओं के दौरान, तो उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य जहाँ अस्तित्व में आया था, ओटोमन एम्पायर, और हमने उसको विश्व इतिहास में बहुत बार पढ़ा है, जिसका तुर्की साम्राज्य भी कहते हैं। तुर्की साम्राज्य में जो सुल्तान होते थे, उनकी सत्ता का स्रोत कौन होता था, खलीफा। और खलीफा इस हिसाब से पूरे इस्लामिक जगत का धार्मिक गुरु हो गया। तो मित्र देशों ने क्या किया, हारे हुए देशों में राजतंत्र कर दिए समाप्त और उनमें व्यवस्था कौन सी लगा दी, गणतंत्र। और इसी चक्कर में तुर्की में भी राजतंत्र कर दिया गया समाप्त और वहां लगा दिया गया गणतंत्र। और गणतंत्र का सर्वोच्च प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। और वहां राष्ट्रपति बनाया गया मुस्तफा कमाल पाशा। मजे की बात, मुस्तफा कमाल पाशा तो राष्ट्रपति कहाँ बने, तुर्की में। और इधर पद खत्म हो गया कौन सा, खलीफा का। तो खलीफा का पद खत्म हुआ तो नाराज कौन हुए, मुसलमान, पूरी दुनिया में जहां भी रहते थे। और उस आग को सबसे ज्यादा भड़काने का काम किया यहाँ गांधी जी ने, और उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। किसके पद को फिर स्थापित करने के लिए, खलीफा के। तो आप सीधा पढ़ें, क्या ये कामयाब हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तुर्की की जनता ने ही स्वीकार कर लिया कि हमें अब सुल्तान नहीं चाहिए, हमें गणतंत्र ठीक है, अब हम सुखी हैं, हमें कुछ सुविधाएं मिल रही हैं। तुर्की में पहले रविवार की छुट्टी नहीं होती थी, शुक्रवार की छुट्टी होती थी, वो रविवार की हो गई। उनको पुरानी टोपियां, मुस्लिम ढांचा उनको बंद किया। मुस्तफा कमाल पाशा ने क्लीन शेव रहो, हैट लगाओ, पैंट शर्ट पहनो, उसने पूरा ढांचा बदल दिया तुर्की का। शिक्षा में सुधार किए, उद्योगों में सुधार किए, बैंक बनाए, जनता खुश। तो जब मूल जगह पे जनता खुश हो गई तो दुनिया में जहां जहां खिलाफत आंदोलन चलने थे वो कामयाब तो होने ही नहीं थे। लेकिन एक फायदा हुआ, गांधी जी ने स्वीकार भी किया इसे। भले ही खिलाफत आंदोलन कामयाब नहीं रहा, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में इतने बड़े पैमाने पर हिंदू और मुस्लिम वर्ग दोनों ने मिलकर एक साथ काम किया, एक मंच पर काम किया। और 17 अक्टूबर 1919 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में भी मनाया गया। और गांधी जी ने कहा ये असफल होकर भी असफल नहीं हुआ। अब आती हैं घटनाएं कुछ। अब आपको थोड़ा सा मामला पेचीदा है और मेरे ख्याल से अब तक वो बात पेचीदा है नहीं। थोड़ा सा अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है, अगर आपको याद है, अब हम कौन से वर्ष में चल रहे हैं, एक बार इस बात को यहाँ रोक रहा हूँ। अब वापिस इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक अलग घटना पड़ी है जिसपे हमने भी बात नहीं की। गांधी जी भारत कब आए थे, और वो टाइम था 9 जनवरी 1915। जब आए थे तो पहला विश्व युद्ध चल रहा था, वो शुरू हुआ था 1914 से 1918। इस विश्व युद्ध के दौरान
मित्र राष्ट्रों ने दुनिया को एक संदेश दिया था कि हम दुनिया में लड़ रहे हैं किसकी सुरक्षा के लिए, प्रजातंत्र की। तो गांधी ने सोचा अगर हम लोग अंग्रेजों की विजय में सहायी होंगे, सहयोगी होंगे, तो ये जब जीत जाएंगे तो हमें भी क्या दे देंगे, प्रजातंत्र। कुछ उम्मीद दिखी उनको, उन्होंने भारतीयों को अपील की कि आप अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो और इनकी जीत दिलाओ। लोग भर्ती हुए। जब युद्ध खत्म हो गया तो भारत को कुछ भी नहीं मिला। तो भारत को मिला, गांधी को एक उपाधि मिली अंग्रेजों की ओर से, कैसर हिंद। लेकिन भारतीयों ने भी एक उपाधि दी, अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने वाला दलाल, सार्जेंट। लेकिन अब गांधी जी के पास 3 तमगे हो गए, बोर युद्ध पदक, जुलू युद्ध पदक, कैसर हिंद। और इन्हीं दिनों में इसके ठीक बाद जब दुनिया में शांति स्थापित हो गई तो अंग्रेजों ने एक काम और कर दिया, भारत में एक अधिनियम भेज दिया 1919, जिसको आप कहते हो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या आप इसको कहते हो द्वैध शासन। याद हो द्वैध शासन का जनक लियो कर्टियस, याद हो उस दिन हमने नाम लिया था। द्वैध शासन आया 1919 में, और जिसमें एक काम और हुआ, एक तो रक्षित और हस्तांतरित विषयों में विषय बंट गए। अंतिम फैसला लेने का अधिकार तो अब भी गवर्नर को है, लेकिन कुछ प्रांतीय मंत्रियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। याद हो लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं, इनकी फसल बहुत कड़वी होगी। खैर, एक तो इससे लोग सुधारों से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी उदारवादियों ने 1919 के अधिनियम को सुधारों का मैग्ना कार्टा कहा था। लेकिन ये समझ उनको बाद में आया। पढ़ते पढ़ते तो प्रशंसा कर जाते थे अंग्रेजों की, हाँ और बड़ा फायदा दिया उन्होंने, हमें मंत्रियों को काम दे दिया, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। जब बाद में पता लगा केवाई रेड्डी ने कहा कि जी मेरे पास कृषि विभाग तो है पर मेरे पास सिंचाई विभाग नहीं है, तो ये तो बंदरबाट हो गई। विद्वैध शासन क्या, 2 भागों में विषय बंटे, रक्षित और हस्तांतरित। तो रक्षित विषयों का फैसला अंतिम रूप से कौन लेगा, गवर्नर, और हस्तांतरित विषयों का भारतीय मंत्री। तो कृषि विभाग को दे दिया गया भारतीय मंत्री को, और सिंचाई विभाग किसने रख लिया, गवर्नर ने। ये तो बंदरबाट हो गई। तो इसलिए देकर भी कुछ नहीं दिया, मैग्ना कार्टा तो कह दिया, पर बाद में इसका विरोध हुआ। जब विरोध हुआ एक घटना तो ये घटी, और एक घटना आप ये जानते हो ये घटी, रोलेट एक्ट। इस पे बहुत कुछ जानते हो आप लोग। तो रोलेट एक्ट के बारे में केवल एक बात जो समझने वाली है वो ये, रोलेट एक्ट क्यों आया। और ये बात ये है, यूं जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जब देश में कहीं भी अव्यवस्था होती है तो शरारती तत्व भी उठ खड़े होते हैं। तो उन दिनों में लूट मार, अंग्रेजों को मारना, अंग्रेज परेशान हो गए, आम नागरिक दुखी हो गया अंग्रेजों का। तो जैसे युद्ध खत्म हुआ, सरकार ने सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक आयोग बैठा दी। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों पनपती हैं, कैसे पनपती हैं, उनको पकड़ा कैसे जाए, उनको समझा कैसे जाए, इसके लिए आपको रिपोर्ट दो। उसने यहाँ काफी समय लगाया, रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में ये लिख गया कि भारत में कब कोई लड़का, कब कोई युवा क्रांतिकारी हो ये पता ही नहीं लगता, अचानक कहीं ना कहीं कोई घटना को अंजाम दे देता है। उसने कहा शक के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और बस यही हुआ। शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने की परंपरा शुरू हो गई, और उसमें बहुत कुछ घट गया। अब ये सुनने वाला है। जब ये काम हुआ तो आप लोग अब तक जो पढ़ते रहे हो, इस कानून को बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, काला कानून कहा गया, कि आपका कोई गुनाह नहीं, आपको पकड़कर जेल में ठूंस दिया गया शक के आधार पर कि आप क्या हो, क्रांतिकारी। और आपकी जानकारी अब तक जो है वो ये कि 2 लड़के पकड़े गए पंजाब में, डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू। कौन थे वो लोग? क्या इतने बड़े लोग थे जिनके पीछे 1000 लोगों को गोलीकांड में मरना पड़ा? नहीं। सुमित सरकार महोदय ने एक बड़ी मजेदार बात लिखी। वैसे उन्होंने ही उत्तर दिया कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू आने वाले कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के सदस्य थे, पकड़ लिए गए। अब सवाल ये, क्यों पकड़े गए? रोलेट एक्ट चल रहा था, लोग उसका विरोध कर रहे थे। अब यहाँ कुछ प्रश्न क्रम से, आप गांधी पढ़ रहे हो तो आपको एक बात याद रखनी है कि रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल को पूरा भारत बंद करवाया था। रोलेट एक्ट के खिलाफ पहली देशव्यापी हड़ताल 6 अप्रैल को हुई। आजकल पेपरों में ये प्रश्न नहीं आता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, क्यों नहीं। पूरे भारत में रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध स्वरूप एक हड़ताल आयोजित हुई 6 अप्रैल 1919। ये घटना घटी। अब हुआ क्या, 10 तारीख के दिन
2 लोग पकड़ लिए गए जिनका नाम मैंने भी लिया, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। 11 तारीख को शांति रही, लेकिन नहीं 11 को शांति नहीं रही, 12 को शांति रही, 11 को बहुत तनाव हुआ। वो दोनों लड़के कहाँ पकड़े गए? पंजाब में। और पंजाब में इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखो सबसे बड़ा तो गवर्नर, और हर प्रांत में एक उसके नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने इन लोगों को जब पकड़ा गया, 11 तारीख को पंजाब के जवान लड़कों ने, लोगों ने बैंकों को, रेलवे स्टेशनों को, सरकारी संपत्ति को जला डाला। बहुत तफरा तफरी मची पंजाब में, जो आज पाकिस्तान में भी है, पंजाब पेशावर तक फैला हुआ, उरे तक, वो सारे में तफरा तफरी मची। और 11 तारीख को वहां पर माइकल ओ डायर ने एक हल्की सी घोषणा करी, ज्यादा लोगों को बताया भी नहीं। क्या? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, जिसको आज आप अपनी भाषा में कर्फ्यू 144 धारा कहते हो, जिसमें 2 लोग एक साथ बाहर नहीं निकल सकते, कोई हथियार लेकर नहीं निकल सकते, सभा नहीं कर सकते आप। तो भाई उसने चुपचाप थोड़ी सी घोषणा करी और मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ का मतलब क्या हो गया कि आप सभा तो नहीं कर सकते। और ये 2 लोग पकड़े गए उस दिन। इस पकड़ने के खिलाफ लोगों ने वहां आग लगा दी सार्वजनिक संपत्ति को। तो 12 तारीख का दिन पंजाब में शांति रही। क्यों? क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ, लोग बाहर नहीं निकले। सवाल ये है कि 13 तारीख का दिन बैसाखी का दिन था, और अमृतसर में अक्सर बैसाखी के मेले में लोग आते थे। सुमित सरकार ने तो बड़ी मजेदार बात कही है कि उस दिन लोग कोई सभा करने वहां नहीं आए थे, वो लोग तो मेला देखने आए थे बैसाखी का, जिसमें गांवों की औरतें, छोटे छोटे बच्चे, वो सब लोग वहां थे। और उसके ऊपर माइकल ओ डायर के आदेशों के अनुरूप जनरल डायर ने उसको घेर लिया, जलियांवाला बाग को, गोलियां चलाई, तब तक जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गई। मैंने देखा है वो आज भी वहां एक खंडर सा भवन खड़ा है जिसके छत नहीं है, और भरा पड़ा है, वो ईंटें भरी पड़ी हैं कारतूसों से जो उसने जनरल डायर ने चलाई। और वो जनरल डायर की गोलियों से डरते हुए लोग, पास ही एक कुआं था उसमें कूद गए और वो दबकर मर गए, यानी कि बचा कोई नहीं। और सरकारी रिपोर्ट ने तो कहा 379 लोग मरे, लेकिन प्राइवेट रिपोर्टों ने कहा कि 1000 से भी ज्यादा लोग उसमें हताहत हो गए, मर गए। और अब सवाल ये है कि उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ। किसके खिलाफ? जनरल डायर के खिलाफ। लेकिन कोर्ट मार्शल हुआ इंग्लैंड में, उसको माफ कर दिया गया। और एक बात कही गई, जनरल डायर ने जो किया वो परिस्थितियों के हिसाब से ठीक था। और इधर भारत में भी हमारी कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में इसकी एक कमेटी बैठाई, और उधर जो आयोग बना था वो हंटर आयोग था, जो उसकी जांच कर रहा था। और उसने न केवल उसे माफ करवाया, बल्कि उसे एक उपाधि दी गई ब्रिटेन का शेर, और उसे एक तलवार सम्मान की उपहार में दी गई, द सॉर्ड ऑफ ऑनर। तो ये घटनाक्रम ने गांधी जी को बहुत आहत किया, और अब गांधी जी ने एक आंदोलन चलाने का प्रण कर लिया। अब यहाँ एक घटनाक्रम आपको फिर उलझाएगा। पढ़ी हुई बात तो सीधी है, लेकिन इसमें भेद क्या है जो पेपर के लिए ध्यान रखना है। अब सवाल ये, इन घटनाओं से आहत होकर गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाने की बात की? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, याद रखना। और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किस दिन हो जाता है? 1 अगस्त 1920। और ये बात मैं कह चुका हूं, ये इस दिन ही क्यों शुरू हुआ? बाल गंगाधर तिलक की इस दिन मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में, और उसी की याद में गांधी जी ने उस आंदोलन को शुरू कर दिया। जनता में उत्तेजना थी और उस उत्तेजना को उन्होंने मोड़ लिया। लेकिन अब आपको उलझन क्या होगी? देखिए, 1 अगस्त को आंदोलन शुरू गांधी जी ने तो कर दिया, लेकिन उसका प्रस्ताव कांग्रेस में वो कब रखते हैं? सितंबर 1920 में। और वो कहाँ रखते हैं? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन रखते हैं? CR दास रखते हैं। ये ध्यान रखना, यही प्रश्न बनेगा, ऊपरी बात नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। आंदोलन शुरू हुआ तिलक की मृत्यु के दिन, 1 अगस्त 1920। यादव 1856 में पैदा हुए और वो इस दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। और जिस दिन ये मरे, गांधी जी ने आंदोलन की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसका प्रस्ताव रखा गया सितंबर के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे लाला लाजपत राय। लेकिन ध्यान रहे, इसमें सिर्फ क्या रखा गया है? प्रस्ताव। किसके द्वारा? CR दास, चित्तरंजन दास। लेकिन इस प्रस्ताव को पारित भी कब कर दिया गया? 1920 में। लेकिन वो कलकत्ता में नहीं, वो दिसंबर का महीना और नागपुर जगह। और अब इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी, यूं याद रखना।
3-4 बातें हो गई हैं, कोई मामला नहीं, चोरी चोरा नहीं आएगा पेपर में, वो घटनाएं बहुत पुरानी होगी, 6th क्लास में पढ़ी जाने वाली। ये है ढांचा। अगस्त में शुरू कर दिया, सितंबर में प्रस्ताव लाया गया लाला जी की अध्यक्षता में। पहले लाला जी भी इसके खिलाफ थे, बाद में उन्होंने अपना विरोध प्रस्ताव वापस ले लिया। कलकत्ता में प्रस्ताव CR दास ने रखा, दिसंबर में वो पारित हो गया और नागपुर में वो पारित हुआ वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में। अब सवाल ये पारित हो गया और गांधी जी ने घोषणा कर दी। अगर ये आंदोलन सफल हो गया तो हमें 1 साल के भीतर भीतर आजादी मिल जाएगी। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। गांधी जी ने कब किस आंदोलन पे कहा था कि अगर ये कामयाब हो गया तो हमें 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य मिल जाएगा, और यही स्वराज्य शब्द की मांग भी कर दी गई थी और इसी तरह से की गई थी कि अब हमें स्वराज्य मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? अब यहाँ एक और विरोध की बात भी पढ़नी। 2 नाम, मोहम्मद अली जिन्ना और श्रीमती एनी बेसेंट ने इनका विरोध किया, इस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण कदम बताया और कांग्रेस से अलग हो गए। ये भी याद रखना, केवल गांधी को पढ़ते हुए गांधी के अटैच वाले कैरेक्टर भी पढ़ने हैं। अब ये हो गया घटनाक्रम, आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन अब मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा कि वो कब खत्म हुआ, वो नहीं। गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू करने से पहले 2 कार्यक्रम दिए थे जनता को, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक में आपको एक याद रखना है, सरकारी उपाधियां छोड़ दो। गांधी जी ने अपनी 3 उपाधियां छोड़ दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो बहुत पहले ही जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर ही छोड़ दी थी। कौन सी? नाइटहुड, सर। लेकिन बात ये, गांधी जी ने कहा सरकारी उपाधियां छोड़ दो, सरकारी स्कूल छोड़ दो, सरकारी स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करो, लेकिन आपसी लड़ाई को अंग्रेजों की अदालतों में जाकर मत लड़ो, पंचायतों के माध्यम से सुलझाओ। अपने स्कूल खोलो, चरखा चलाओ। लेकिन अभी तो बात में आएगी, चरखा संघ कब बना वो बात बाद में। तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया और इसका बड़ा असर रहा। 1 महीने के भीतर भीतर 60,000 लोग जेल में पकड़ लिए गए। इसी बीच नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सब लोग तो इनके साथ थे तब तक तो, और सब पकड़ कर काट ठूस दिए गए जेलों में। और आंदोलन चल रहा था, लेकिन आंदोलन बड़ा कामयाब हो रहा था, अंग्रेज हिले हुए थे। इसी बीच एक घटना घट गई। वो घटना जिन लोगों को नहीं पता वही बस 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक गांव था चौरी चौरा, जहां पर अब गड़बड़ी है, 2100 सिपाही थाने के और एक उनका थानेदार, अब 22 हो गए। ध्यान रखना, कहीं पढ़ दिया जाता 21 लोग, 2100 सिपाही हैं, एक उनका थानेदार है, 22 हो गए, सिपाही 21 ही हैं। गांव वालों पर उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, गांव वाले लाठियां लेकर उनके पीछे हो गए। वो भाग कर कहाँ घुस गए? थाने में। लोगों ने बाहर से कुंडा लगा दिया, केरोसिन डाल दिया, थाने को आग लगा दी। जो लोग खिड़कियों से निकलकर बाहर भागे उनको उठाकर फिर फेंक दिया गया, जलकर खत्म हो गए। गांधी जी को खबर मिली, गांधी जी आहत हुए, उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। विचार कर लिया कि मैं इसे नहीं चलाऊंगा। जब उन्होंने ये बात कह दी तो अब है जो बात आपको याद रखनी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल, उसमें उन्होंने लिखा है, ये लाइन याद रखनी है आपको। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि एक ऐसे समय में जब ये आंदोलन अपने चरम पर था, इसको वापस ले लेना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस का कथन कि एक ऐसे समय में इस आंदोलन को वापस ले लेना जब ये चरम पर था, ये किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। जनता तो पूरी पागलों की तरह किसके साथ खड़ी थी? गांधी के, और गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। मोतीलाल नेहरू ने भी कहा कि अगर कन्याकुमारी के किसी गांव में कोई घटना घटती है, उसकी सजा हिमालय के किसी गांव को क्यों दी जाती है? भाई उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी, लोगों ने गलती की, उसकी सजा पूरे हिंदुस्तान को क्यों दे रहे हो? और लाला जी ने भी कहा कि एक जगह की घटना की सजा दूसरी जगह के लोगों को देना मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन बात ये, गांधी जी ने जवाब क्या दिया आगे कि कैदी मृत प्राय होते हैं, कैदी नागरिक नहीं होते। आपकी बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अहिंसा के रास्ते से हटकर कभी भी कोई स्वतंत्रता नहीं चाहता। मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो किस पर खड़ी हो, हिंसा पर, चाहे मुझे कितने ही ताने सहने पड़े, मैं इस आंदोलन को अब आगे नहीं चलाऊंगा। अब सवाल ये है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया और ये फैसला कहाँ लिया गया, ये है प्रश्न। बारदोली में एक बैठक बुलाई गई। कब बुलाई गई?
चोरी चोरा घटनाक्रम कब हुआ? 5 फरवरी, 7 दिन बाद। कब फिर? 12 फरवरी को। 12 फरवरी को विधिवत रूप से गांधी जी के इस आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी गई। और वो कहां करी गई? बारदोली बैठक में। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था पिछली से पिछली में, कि असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा कहां हुई? बारदोली बैठक में। अब देखिए, अब एक पड़ाव पूरा हो गया गांधी जी के जीवन का। हमें लगता नहीं एक पड़ाव पूरा हो गया, पड़ाव पूरा हुआ। लोकप्रियता के ऊंचे मचान पर चढ़े और एकदम से गिर गए। 5-6 साल तक अब गांधी जी ने अपने आप को दूर रखा राजनीति से। लेकिन इसी बीच एक प्रश्न कह दूं छोटा सा, गांधी जी ने, अच्छा वो खैर अभी समझ में नहीं आएगा। एक बात और, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया तो गांधी जी को चैन से किसने बैठने देना था? गांधी पर मुकदमा चला। किस बात का मुकदमा? कि आपने देश में क्या फैलाई? अराजकता फैलाई। और जिस जज ने उसको फैसला दिया 6 साल की सजा, और वो सजा देने वाला ब्रूमफील्ड, जिस जज ने उनको ये सजा सुनाई, ब्रूमफील्ड जिसने उनको सजा सुनाई। लेकिन बड़ी मजे की बात, जब उन्होंने सजा सुनाई तो उन्होंने क्या कहा कि गांधी महोदय, आप इस देश के नेता हैं, आप जो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। लेकिन मेरे कानून के हिसाब से आप गुनहगार हैं। लेकिन अगर मेरे कानून के किसी भी नियम के आधार पर अगर आपको रिहा करना संभव हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ये बात किसने कही? ब्रूमफील्ड ने। उनको 6 साल की सजा तो दी, लेकिन उनको 1 साल बाद खराब स्वास्थ्य के कारण छोड़ दिया गया। पता नहीं, मैं जब भी पढ़ता हूँ यही लिखा होता है, गांधी जी को जेल तो हुई पर खराब स्वास्थ्य के कारण छोड़ दिया गया। स्वास्थ्य कभी ठीक ही नहीं रहा। खैर वो भूखे बहुत मरते थे, इसलिए स्वास्थ्य खराब ही रहता था। तो ये बात हो गई। एक तो ब्रूमफील्ड ने उनको फैसला दे दिया, छूट कर आ गए। इस बीच एक गांधी से जुड़ी हुई बात नहीं है, पर वो पेपर में आ सकती है, इसलिए बीच में जोड़ रहा हूँ, ज्यादा लंबी बात उस पर नहीं करेंगे। 1923 का वर्ष था। ये आपको एक कड़ी जोड़ने के काम आएगी, बात समझने के काम आएगी। भाई गांधी जी ने तो अपना काम कर दिया, 1922 में फ्री हो गए, जेल चले गए। अब कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम ही नहीं है देश के अंदर कुछ चलाने के लिए। भाई कुछ तो करना है, चुपचाप तो बैठना नहीं है। और वो काम सुझाया 2 लोगों ने। अब हम क्या करेंगे? और ये बात आप जानते हो, अगर किसी व्यवस्था को ठीक करना है तो आप बाहर रह के नहीं कर सकते, व्यवस्था के अंदर जाकर ही कर सकते हो। तो 2 नाम, वही नाम CR दास और मोतीलाल नेहरू, 2 नाम जोड़ना, जिन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। और ये बनी तो यहाँ, और यहाँ भी लिखा मिलता है, लेकिन ये बनी है 1923 में स्वराज्य पार्टी बनी। उसके अध्यक्ष कौन बने? CR दास। और उसके उपाध्यक्ष कौन बने? मोतीलाल नेहरू। क्या उद्देश्य था इसका? लेकिन पहले एक बात जान लेना पेपर में आने के लिए, जब इन्होंने अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस ने इसको मान्यता नहीं दी। इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बनाई थी पार्टी। और इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि अब हमारे जो असहयोग का कार्यक्रम तो क्या हो गया फेल, अब हमारे पास कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम तो है नहीं। अब अंग्रेजों के मामले को ठीक करने के लिए हम क्या करें? चुनाव लड़ें, सत्ता में आए और अंग्रेजों को तंग करें। समझ गए? सत्ता में जाओ, आप संसद में पहुंचो, संसद तो तब नहीं थी पर मैं कह रहा हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद है, उनमें पहुंचो और अंग्रेजों के प्रस्तावों को अटकाओ, बजट अटका दो, उनके काम अटका दो, तो अंग्रेज क्या होंगे? परेशान। तो स्वराज्यवादियों ने क्या कहा कि हम कहां घुसेंगे, चुनावों में हिस्सा लेंगे। और कांग्रेस इसमें तैयार नहीं थी, कांग्रेस ने इनको निकाल दिया। लेकिन अब सवाल एक है, स्वराज्यवादी लोग कहलाए परिवर्तनवादी और कांग्रेस के लोग कहलाए अपरिवर्तनवादी। एक शब्द जुड़ा इनके साथ, ये ध्यान रखना। CR दास, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने अलग पार्टी बनाई, स्वराज्य दल, स्वराज्य पार्टी, ये अंग्रेजों के प्रशासन में घुसना चाहते थे, इसलिए ये क्या कहलाए? परिवर्तनवादी। कांग्रेस ने इनको स्वीकार नहीं किया, ये कहलाए अपरिवर्तनवादी। तो गांधी जी से रहा नहीं गया। गांधी जी ने कहा भी अब एक काम करते हैं। इसलिए आप एक चीज पढ़ोगे, 1924 में एक पैक्ट होता है, बहुत कम पढ़ते हैं हम लोग उसे, गांधी दास पैक्ट या गांधी दास समझौता 1924। छोटी सी बात याद रखना। और वो गांधीदास पैक्ट क्या था? अब थोड़ा समझना। गांधी जी ने इनको स्वीकृति दिलवा दी, कहां से? कांग्रेस से। लेकिन एक बात नहीं, कि आप जो भी काम करोगे किसके बैनर तले? कांग्रेस के बैनर, कांग्रेस के नाम से करोगे, चलो ठीक हुआ। लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं।
1925 में चित्तरंजन दास की हो गई मृत्यु और ये दल धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया। इन लोगों में आपस में मतभेद हो गए, ये ज्यादा चल नहीं पाए। अब आती है बात सीधे एक चीज पे। 1924 में ही गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने, बेलगांव अधिवेशन 1924 बेलगांव। और ये बात तो पेपर में नहीं आती, ये तो आसान हो गई अपने फर्स्ट ग्रेड के लिए, जीके के लिए तो बड़ी है ये। लेकिन उसी दिनों में गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना करी, जिसको ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन कहते हैं। स्पिनर्स मतलब चरखा चलाने वाले, चरखा काटने वाले, स्पिनिंग जेनी, पनादाना, सूत काटने की मशीन। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन 1924, और 1924 में ही बेलगांव अधिवेशन के एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष हो रहे। मुझे याद आ गया, फिर मैं भूल जाऊंगा, एक अधिवेशन के और अध्यक्ष चुने गए थे वो, लेकिन उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, जवाहरलाल नेहरू को दिया था। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ही अध्यक्ष गांधी जी ही चुने गए थे, लेकिन गांधी जी ने अपना पद काम किसको दे सौंप दिया, जवाहरलाल नेहरू को। फिर मैं भूल जाता। अब बात ये, अब ये घटनाक्रम हो गया। अब सीधे मैं एक चीज पे आता हूं जो बिल्कुल अब अपने आसान हो जाएगा। 1927, जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में बहुत कुछ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पर मैं फिर कहता हूं, मैं वही बात करूंगा जो आपको थोड़ी सी उलझाती रहे, पेपर में आने के लायक लेवल बड़ा हो। साइमन कमीशन क्या था, क्यों आया था भारत? पहला तो उत्तर यही, 1919 ईस्वी के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों ने भारतीय लोगों को कितना लाभ पहुंचाया है, कितना प्रतिनिधित्व उनको मिला है राजनीतिक संस्थाओं में, उसकी जांच करने के लिए आया था। और अक्सर ही ऐसा होता है भाई। सवाल ये हाईलाइट हो गया, दूसरे हाईलाइट नहीं हुए। हर बार हर अधिनियम की जांच होती थी 10 साल बाद, लेकिन ये कुछ ज्यादा काम कर गया, ये चर्चा में आ गया, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ गया, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। 1919 के अधिनियम की जांच करनी 10 साल बाद थी, यानी कि कब करनी थी? 29 में। और उन्होंने इसको गठित कब कर दिया? अब इसके साथ एक बात और जाननी है, इंग्लैंड में द्विदलीय व्यवस्था है, पढ़ा होगा क्या? कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, दो दल हैं। उस समय सत्ता में थी कंजर्वेटिव पार्टी और चुनाव होने वाले थे इंग्लैंड में। तो कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों को लगा कि अगर सत्ता में ये लोग आ गए, ये उदारवादी हैं, ये मजदूरों के साथ खड़े हैं, कहीं भारत को कुछ सुविधाएं ना दे दें, इसलिए जो भी करके जाना हम खुद पहले ही कर जाएं। उन्होंने एक आयोग निर्धारित कर दिया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। कितने लोग थे? 7, जिनमें लैंडसेक्स, कैडेगन, बर्नॉन हार्टशॉन, एटली, चर्चिल, बड़े नाम हैं। जिसका अध्यक्ष बना जॉन साइमन, और इसीलिए इसको साइमन आयोग भी कहा गया। 7 गोरे लोग थे, इसलिए इसको भारतीयों ने श्वेत कमीशन का नाम भी दे डाला। सवाल ये, अब आप लोगों को जो बात उलझाएगी, ये नियुक्त तो किया गया 1927 में, ये भारत पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। सबसे पहले जहां पहुंचता है बंबई। ये है प्रश्न, छोटा सा है लेकिन जो गौर नहीं करते हम। देखिए अक्सर हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, साइमन कमीशन कब? 1927। लेकिन भारत उसका प्रवेश कब हुआ? 1928 में। और पहली बार कहाँ? 3 फरवरी 1928। और साइमन कमीशन के विद्रोह का विरोध का फैसला मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया, और उसके अध्यक्ष थे M.N. अंसारी। ये भी याद रखना, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया, और जिसके अध्यक्षता करने वाले थे M.N. अंसारी, ये याद रखना। और अब हो गई घटनाक्रम शुरू। ये आ गया और एक नारा लगा, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। क्यों? अब आपको समझाने की जरूरत नहीं वो क्यों आया था, कि 1919 के अधिनियम का फायदा भारतीयों को कितना मिला है। वो तभी जांच करेगा ना जब उसको भारतीय लोगों के रहन सहन के बारे में पता होगा, उनकी भाषा के बारे में पता होगा, उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होगा, भारतीयों की डिमांड क्या है वो पता होगा। वो उनको पता नहीं है, सारे अंग्रेज लोग हैं। तो इसलिए भारतीय ने उसका किया विरोध, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया। श्वेत कमीशन, नारे लगाए गए। लखनऊ में जिन लोगों ने इसका विरोध किया, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू। लाहौर में जिन्होंने विद्रोह किया वो एक बहुत बड़ा नाम है, लाला लाजपत राय, जिनके सर पे पड़ी लाठियां, और ये लाठियां जिस दिन पड़ी
दो लोग उससे जुड़े रहे, सैंडर्स और स्कॉट। स्कॉट के आदेशों पर, एसपी के आदेशों पर डीएसपी सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए, और घायल होकर जब हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने एक बात कही थी, मेरे सर पे पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील साबित होगी। खैर वही हुआ, 20 साल बाद हिंदुस्तान आजाद भी हुआ। लेकिन उस एक मुकदमे के बाद एक घटना घटी, 3 लड़कों ने एक आदमी को मार दिया, सैंडर्स को। 5 गोलियां उसके मुंह पे दे मारी राजगुरु ने। भगत सिंह ने गोलियां नहीं मारी, एक विवाद है, गोलियां किसने मारी? राजगुरु ने। और इन 3 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। उसके तहत 24 मार्च को फांसी का दिन तय हुआ, लेकिन फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 शाम 7:33 पर लाहौर की सेंट्रल जेल में। और अंग्रेजों ने उनके शरीर के किए छोटे छोटे टुकड़े फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के पास केरोसिन डालकर उनको जलाने लगे। लोगों ने देख लिया, अंग्रेज छोड़कर भाग गए। फिर उनका लायलपुर में खटकला पंजाब में जाकर वहां अंतिम संस्कार हुआ। तो यहाँ एक घटना बड़ी है, एक ऐसा जाल है गांधी जी के जीवन का जिसमें गांधी जी का रोल कम है, पर घटना आगे वैसे ही बढ़ेगी। साइमन कमीशन आया। सवाल यह है, लोगों ने नारे लगाए, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई, क्या वो वापस चला गया? नहीं, उसने अपना काम किया, क्योंकि उसके साथ पुलिस थी, वो उसकी सुरक्षा कर रही थी। उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और उसने एक बात कही। अब 2 चीजें आपको याद रखनी। साइमन कमीशन ने एक बात कही कि रिपोर्ट उसने दी, और उस रिपोर्ट में एक बात लिखी थी कि इन शर्तों पर जो हमने प्रस्ताव दिए हैं, इनके ऊपर विचार भारत में नहीं होगा। भारत में स्थिति ठीक नहीं है, इनके ऊपर बात करने लायक स्थिति वहां नहीं है। इनके ऊपर विचार कहाँ होगा? इंग्लैंड में। और कहाँ? गोलमेज सम्मेलन। अब पहले ये जानना है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए। साइमन कमीशन की दी हुई रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाए गए। हम अगर ये जोड़ लें कि गांधी जी कांग्रेस के कहने पर बुला लिए गए, गांधी इरविन समझौते के तहत बुला लिए गए, गलत है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी थी, तय की गई। लेकिन उससे ठीक पहले हमारे देश के सचिव, भारत सचिव, इंडिया सेक्रेटरी, समझ रहे हो, जो 1857 के बाद एक पद बनाया गया था, इंडिया सेक्रेटरी, और उस समय वो था लॉर्ड बिर्किनहेड। ये नाम याद रखना, लॉर्ड बिर्किनहेड। लॉर्ड बिर्किनहेड ने एक घोषणा की कि अगर भारत के सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर, जिसमें आप पढ़ते हो हिंदू महासभा हो गई, अकाली दल हो गया, मुस्लिम लीग हो गई, कांग्रेस हो गई, कि अगर सारे लोग मिलकर अगर एक मसौदा तैयार करें देश को चलाने का, हम उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इस बला को गले में डाले कौन? मरे हुए सांप को। भाई सारे दल एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, पहले तो यही मुसीबत थी। वो इकट्ठे होकर कोई फैसला ले लेंगे, ये दूसरी मुसीबत थी। लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार किया एक व्यक्ति ने, मोतीलाल नेहरू ने, कि मैं इकट्ठा करूंगा सबको और मैं बात करूंगा। और उन्होंने बात की। मैं यहाँ कचरा नहीं करूंगा बात का, एक जहाँ मूल मेल बद्दे की बात आएगी वही है। नेहरू ने सब लोगों को इकट्ठा किया, काफी चर्चाएं हुई, उन्होंने एक मसौदा तैयार किया। और मसौदे के उत्तर में एक ही बात याद रखना, वो मसौदा सौंप देने से पहले उसके ऊपर चर्चा हुई। जिन्ना और सुभाष चंद्र बोस उसके समर्थन में नहीं थे। क्यों नहीं थे, बात आगे करूंगा। और अंग्रेजों को जब दिया गया वो भी उसके समर्थन में नहीं थे। यानी कि 28 अगस्त 1928 को, ये तिथियां आपको अलग मिल सकती हैं, कहीं भी ध्यान रखना, 10 अगस्त मिल सकती है, आर्य की किताब में 10 ही लिखी है, लेकिन ये BL ग्रोवर के अनुसार 28 अगस्त है। 28 अगस्त 1928 के दिन पंडित मोतीलाल नेहरू ने सभी दलों के साथ बातचीत करके एक मसौदा तैयार किया। और वो अंग्रेजों को तो दे ही दिया, साथ ही अपने विचार के लिए भी उन्होंने रखा। और इसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने तैयार नहीं की, मोतीलाल नेहरू ने तैयार की। और इस नेहरू रिपोर्ट को जब अंग्रेजों को सौंपा गया तो उसमें एक काम किया गया, अंग्रेजों को 1 साल का टाइम दिया गया कि आपको 1 साल का टाइम है, हमारी इस रिपोर्ट पर आप सहमति जता दो, वरना हम एक बहुत बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला देंगे। ये है बात ट्विस्ट जो समझने की है। खैर, अब 28 अगस्त 1928 साल निकाल दो, 28 अगस्त 1929 साल तक कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस रिपोर्ट को सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकार नहीं किया, जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? अब यहाँ एक ट्विस्ट जो आपको, एक शब्द पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ी है तो पता है
हिंदी में तो एक शब्द है अधिराज्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट होता क्या है? अगर एक बात में बात कहूं तो राज्य के भीतर राज्य, जिसमें क्या है, सर्वोच्च सत्ता तो किसके पास रहेगी, या यूं कहूं गवर्नर के पास रहेगी, लेकिन उस सर्वोच्च सत्ता के पास केवल कुछ एक मामले रहेंगे, विदेश सेवा, रक्षा, संचार, क्योंकि किसी भी देश की ये 3 मामले रीड होते हैं जिनके ऊपर देश टिका है, वो तो किसके पास रहेंगे, गवर्नर के पास। और बाकी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रताएं किसको होनी चाहिए, भारतीयों को। ये मसला दिया गया अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, साल गुजरा, साल बाद जब दिन पूरे हो गए, अंग्रेजों को दी गई चुनौती के, अंग्रेजों को दी गई लिमिट के, तो एक अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस का रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में। यह बहुत बड़ा प्रश्न देगा आपको पेपर में, बड़ी उम्मीद है इस बार। 1929 31 दिसंबर लाहौर रावी नदी के तट पर सब लोग इकट्ठे हुए, और गांधी जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष भी चुना गया। लेकिन गांधी जी ने अपने अध्यक्ष पद को किसे सौंप दिया, जवाहरलाल नेहरू को। और यह अधिवेशन कांग्रेस का अविस्मरणीय अधिवेशन है। 3-4 प्रश्न हैं इसमें। वो क्या, नदी कौन सी, जगह लाहौर, और वहां पर अधिवेशन बुलाया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर के दिन एक घोषणा की, हमने जो अंग्रेजों को टाइम दिया था उस टाइम की अवधि अब समाप्त हो चुकी है, और अब हम डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य, राज्य के भीतर राज्य की मांग अब हम छोड़ते हैं, और अब हम पूर्ण स्वराज्य से कम किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होंगे। यानी कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कहां पारित हुआ, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इतना ही नहीं, उसी दिन 31 दिसंबर की रात 12 बजे, अधिवेशन रात भर चला। जब रात को 12 बजे का घंटा बजा तो तिरंगा लहराया, किसने, रावी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने। और 2 जनवरी को एक घोषणा की गई कि आज के बाद हर साल 26 जनवरी का दिन देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसलिए पहला स्वतंत्रता दिवस फिर भारत का कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930। और उसके बाद लगातार वो मनाया जाता रहा। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ। क्यों? क्योंकि इसी दिन को हम इससे पहले किस रूप में मनाते रहे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इसलिए बहुत सी चीजें इस अधिवेशन के साथ जुड़ी। नेहरू रिपोर्ट जब कैंसिल हो गई, तो अंग्रेजों ने नकार दी, पूर्ण स्वराज्य की मांग पारित कर दी गई, और एक तिरंगा झंडा लहराया गया रावी के तट पर। और इस दिन को मनाना शुरू कर दिया गया, क्या, स्वतंत्रता दिवस। और गांधी जी का नेतृत्व में एक प्रस्ताव रखा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जिसे साबरमती की आपात बैठक में पारित कर दिया गया। और अब 12 मार्च 1930, सीधे वहां आ रहा हूं, जिसको आप पढ़ते हो क्या, दांडी यात्रा। दांडी तक तो जाना था, ये ध्यान रखना, दांडी से शुरू नहीं हुआ था, दांडी तक तो जाना था, समुद्र तट पर, जो गुजरात के नवसारी जिले में है। साबरमती से यात्रा शुरू हुई, कितने साथियों को लेकर, 78 साथियों के साथ गांधी जी ने अपने आश्रम से एक यात्रा शुरू की। किस आश्रम, कहां पर, समुद्र तट की ओर, दांडी। लेकिन याद रहे, जब गांधी जी अपने आश्रम से चले तो गांधी जी ने एक बात कही थी कि मैं कसम खाता हूं, मैं तब तक अपने आश्रम वापस नहीं लौटूंगा, पैर नहीं रखूंगा, जब तक देश आजाद नहीं हो जाता। वो 78 आदमी चल पड़े, कहाँ, 24 दिन की यात्रा, अलग अलग मिलेगा, 241 मील लंबी यात्रा उन्होंने की 24 दिनों में। और 24 दिनों के बाद 5 अप्रैल को वो पहुंच गए वहां दांडी। लेकिन नमक बनाया उन्होंने 6 अप्रैल को, ये भी याद रखना, तारीखें अलग हैं। 5 अप्रैल को तो कहाँ वो पहुंचे वहां, और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाया, और उन्होंने नमक कानून तोड़ा। सवाल ये, भाई इतनी दूर गए आप, 300 किलोमीटर के करीब आपने सफर किया 24 दिनों में, नमक बनाने के लिए, क्या था ये? एक थोड़ी बात है, हर घर की जरूरत क्या थी, और नमक ही क्यों बनाया, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि नमक जितने पैसे में पैदा होता था, उससे 10 गुना ज्यादा उस पर क्या लग जाते थे, टैक्स लग जाते, वो महंगा बहुत था। तो गांधी जी ने क्या, कम से कम ये जरूरत की चीज एक तो हम खुद बना लें। तो गांधी जी ने सिद्धांत तोड़ा था अंग्रेजी शासन का, हम कुछ तो अपना बनाएं। और वो जब नमक बना रहे थे
केतली में पानी उबाल रहे थे तो एक पत्रकार वहां खड़ा था, और उस पत्रकार ने एक बात कही कि गांधी महोदय, आप एक केतली में पानी को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि एक राजा हार नहीं जाता। राजा कौन? ब्रिटेन का राजा। मजाक की उसने, लेकिन ये मजाक उसको महंगा पड़ा। अगले कुछ ही दिनों में 80,000 लोग जेलों में थे, समेत गांधी जी के। लेकिन अब सवाल ये था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे बात करनी है और यहाँ आंदोलन चल रहा है। वो बात तब हो सकती है जब कांग्रेस उसका हिस्सा बने, कांग्रेस उसका हिस्सा ही नहीं बन रही। तो इन्हीं दिनों में एक गोलमेज सम्मेलन हो गया। गोलमेज सम्मेलन तो तय थे, उसके लिए कोई गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था। वो तय था कब हुआ? 12 नवंबर से 19 जनवरी 1930-1931। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को ये पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। 89 लोग उसमें शामिल थे। सेंट जेम्स पैलेस में उसका उद्घाटन हुआ। और अब बात ये, जिसने उसकी अध्यक्षता की उस समय के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ये हैं 4 प्रश्न, ये याद रखने हैं। मैकडोनाल्ड तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों का अध्यक्ष था, इसलिए यहां दिक्कत नहीं होगी। राजा भी वही, जेम्स। अब बात ये, जेम्स पंचम तो बना उसका क्या? संरक्षक। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड बना उसका अध्यक्ष। और अब बात ये, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। ये प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने हिस्सा कब लिया? दूसरे में। लेकिन उसके बीच में बहुत घटनाएं घटी। अब पहला गोलमेज सम्मेलन खाली चला गया, उसमें हिस्सा नहीं लिया, तो अंग्रेजों को प्रयास करना पड़ा किससे समझौता करने के लिए? गांधी जी से। और गांधी जी से जो समझौता हुआ, मैं उससे पहले एक बात और बता दूं जो बहुत जरूरी है। ये पेपर में प्रश्न नहीं आता, गांधी इरविन एक्ट, बहुत आम प्रश्न हो गया ये। लेकिन अब सवाल ये, कुछ चीजें और बता रहा हूं जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होंगी, पर अगर आपने ईमानदारी से पढ़ी है तो बातें होंगी आसान। जिस आंदोलन को अभी हम पढ़ रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अब आ जाइए, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत वो रहा जहां आज क्या है पाकिस्तान। यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? फ्रंटियर गांधी। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी, बादशाह खान, कई नामों से जाना गया वो। बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, और मूल नाम था उसका खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसने एक अखबार भी निकाला था इन दिनों में वहां, पख्तून, ये याद रखना। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार पूरे भारत में कहां कहां फैला वो, तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जिसने फैलाया वो था फ्रंटियर गांधी। उसमें यूं भी लिखा होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये भी लिखा मिलता है, तो उलझ नहीं जाना, इसीलिए लिख दिया फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, फ्रंटियर। ये तो हो गया यहाँ। अब चलिए, पेशावर में किसने इसका नेतृत्व किया? चंद्र सिंह गढ़वाली। जीके की क्लास में तो मेरी ये बात बताई हुई भी। चंद्र सिंह गढ़वाली ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सीधे नहीं किया, अंग्रेज सरकार की सेना में था वो। उसको सरकार ने कहा कि दमन करो किनका? सविनय अवज्ञा आंदोलन के मानने वालों का। उसने गोली चलाने से इनकार कर दिया और वो इनके साथ मिल गया। तो पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली, उत्तरी पश्चिमी पूरे सीमा प्रांत में पख्तून, ये नेतृत्व करता है, ये तो उसका हिस्सा बना, ये याद रखना। और अब एक बहुत बड़ा प्रश्न, बंबई में एक जगह थी धरासना, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन पेपर में नहीं आएगा। धरासना, धरासना वर्तमान में कहां? उस समय कहां? गुजरात में। तो गुजरात के धरासना में सरोजनी नायडू और एक गांधी जी के बेटे जिनका नाम था मणिलाल, जो किसका समर्थन कर रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और अंग्रेजों ने उन पर चलाई लाठियां, अत्याचार किया। यह भी प्रश्न इतना मुश्किल नहीं, पर अब मुश्किल ये है, एक उनके साथ एक व्यक्ति था, वो देख रहा था इस सारे घटनाक्रम को, वेब मिलर, इसको जॉक मिलर भी कहते हैं। जॉक मिलर जो इस अखबार को निकालने वाला था, न्यू फ्री मैन, ये इस सारे घटनाक्रम को देख रहा था। सरोजनी नायडू और गांधी जी के बेटे मणिलाल के ऊपर जब लाठियां बरसाई जा रही थी उनके अनुयायियों पर, तो वेब जॉक मिलर, न्यू फ्री मैन का लेखक, उसके आंखों देखा वर्णन उसने अपनी किताब में लिखा और उसने कहा
मैंने अपने जीवन में बहुत से अत्याचार देखे हैं, पर धरासना जैसा दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो धरासना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे उग्र दमन हुआ। और अभी 2 प्रश्न और बाकी हैं। ये नाम आप पढ़ते हो, रानी गाडेनेल्यू कौन सी जाति की लड़की थी? नागा, मिजोरम, मणिपुर, पूर्वी भारत है ना वो। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व इसने नहीं, इसके भाई ने किया था, यदुनाग ने। जब यदुनाग को मार दिया गया तो उसका नेतृत्व छोटी बहन ने संभाला। रानी की उपाधि तो उसे नेहरू ने दी, नाम तो था उसका गाडेनेल्यू। और नेहरू ने कहा था इस लड़की ने जो त्याग किया है इसको देश सदैव स्मरण करेगा, और उन्होंने इसको उपाधि दी रानी। अब बात ये आ गई, अब हमारे पास क्वेश्चन बने। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ दांडी मार्च से, कितने दिन की यात्रा? 24 दिन की। उस यात्रा के बाद बनाया गया नमक बनाया गया, और उसका फिर प्रचार कहाँ कहाँ हुआ? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत फ्रंटियर गांधी, पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली, और आ जाइए और आगे चलिए, धरासना में सरोजनी नायडू और मणिलाल, यहाँ आ जाइए पूर्वी भारत में यदुनाग, और दक्षिण भारत में आ जाइए एक नाम केरल, के केलप्पड़ और टी के माधवन। 2 नाम याद रखने, के केलप्पड़ और टी के माधवन। और एक नाम और है कर्नाटक में त्रिचनापल्ली में सी राजगोपालाचारी। इन 3 लोगों ने दक्षिण भारत में इसका आंदोलन का नेतृत्व किया। दोबारा बोल दूं, त्रिचनापल्ली में सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और फिर 2 नाम है केरल, जो बिल्कुल दक्षिण में रह गया मलाबार तट पे, और वहां जिन्होंने नेतृत्व किया के केलप्पड़, टी के माधवन। ये घटना घटी। और जब इस तरह से अंग्रेज परेशान हो गए, पूरा भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग में जलने लगा, तो फिर अब अंग्रेज सरकार ने दबाव बनाया। किस पर? तत्कालीन वायसराय। और तत्कालीन वायसराय उस समय कौन था? इरविन, लॉर्ड इरविन। मैं सीधी बात पे ही आऊंगा, लेकिन एक बात बीच में फिर जोड़ूंगा। इस विद्रोह के दिनों में इस व्यक्ति के प्रयासों से तेज बहादुर स्प्रू, मनप्रीत कौर है अपनी क्लास में? मनप्रीत, हाँ है, आ रहे हैं, बैग ही लेके आ रहे। तो तेज बहादुर स्प्रू और इस व्यक्ति के प्रयासों से, ध्यान इधर ही रखिएगा, समय कम है, बात पूरी करनी है अपने को। तेज बहादुर स्प्रू और जैकर के प्रयत्नों से गांधी जी और किसमें? इरविन में एक समझौता हुआ कहां पर? दिल्ली में। इसलिए समझौते को गांधी इरविन पैक्ट, दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट, 2 महात्माओं का मिलन, कई नामों से जाना जाता है। सरोजनी नायडू ने इसको कहा था 2 साधुओं का मिलन। और युग विभाजक की संज्ञा दी थी के एम मुंशी ने, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने युग प्रवर्तक की घटना की संज्ञा दी थी इसको, किसको? गांधी इरविन समझौते को, जो कब घटा? 5 मार्च 1931 दिल्ली में। 2 लोगों के प्रयासों से गांधी जी, अभी बात इतनी पूरी नहीं होती, देखो दोबारा बता दूं, 2 साधुओं का मिलन, सरोजनी नायडू, दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। अब हो गई ये बात 5 मार्च को। इसकी शर्तें क्या थी, जिनके ऊपर बड़े इल्जाम लगते रहे हैं गांधी जी पर कि उन्होंने सुभाष भगत सिंह को नहीं बचाया, उनको फांसी होने से बचाया जा सकता था। क्या सच था? हमें तो जानना जरूरी है इतिहास वालों की कि इसमें सच था क्या, कि वास्तव में गांधी जी उसके लिए जिम्मेदार हैं कि नहीं है। अब मैं शर्त बोल रहा हूं एक, इस समझौते की शर्तें गांधी जी की ओर से क्या थी और अंग्रेजों की ओर से क्या थी। गांधी जी की पहली शर्त कि जिन राजनीतिक बंदियों पर, जो कहां बैठे? जेलों में, अगर उनके ऊपर हिंसा के मुकदमे नहीं है उनको रिहा कर दिया जाए। यानी कि जिनके ऊपर हिंसा के मुकदमे उनको रिहा नहीं किया जाए। बात तो ठीक थी, बुरी नहीं थी। जिन पर हिंसा के मुकदमे थे उनको छोड़ा जाना भी शायद संभव नहीं था। और अब मैं एक अंग्रेजों की शर्त बताता हूं, फिर समझ जाओगे। इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या कहा कि गांधी महोदय, अंग्रेजों ने आपकी जनता पर जितने अत्याचार किए हैं उनकी जांच की मांग आप भी नहीं करोगे। वो तो अन्याय कर गए, हम ये भी नहीं मांग सके। आपने तो हिंसा की, उसकी जांच की मांग आप नहीं करोगे, और हमारे लोगों ने जो हिंसा की उनकी जांच की मांग हम भी नहीं करेंगे। ये क्या हुआ? अगर दबाव देते इस समय इरविन मजबूर था, वो समझौते की सारी शर्तें मान गया हो,
उसने 2 शर्तें और भी रखी थी। गांधी जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करोगे और हमारे साथ बातचीत करने कहाँ चलोगे? इंग्लैंड चलोगे, गोलमेज सम्मेलनों में। गांधी जी ने मान ली बात। और भी बातें गांधी जी ने कही थी, खर्चों में कटौती करोगे, और भी बहुत बातें हुई, लेकिन ये बातें थी। अब आती है बात कि गांधी जी चाहते तो उनको बचा सकते थे। जब वो लौटे तो युवा वर्ग ने उनका काले झंडों से स्वागत किया। काले झंडों से स्वागत उनका कहाँ हुआ? अब पहले तो ये जानना है, गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी ने किया, समझौता किसने किया? गांधी जी ने। इस समझौते को पारित किया गया, इसको स्वीकार किया गया कांग्रेस के एक अधिवेशन में, ये भी जानना है। और वो अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में। कब हुआ? 1931 में। और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, ये जानना। आपको मैं सीधी एक लाइन बोल के सुनाता हूँ, पेपर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, कि गांधी इरविन पैक्ट को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया, पारित कर दिया गया? कराची, 1931, वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में हुआ। और उसी अधिवेशन में गांधी जी का विरोध काले झंडों से लोगों ने किया, जब उस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे थे। अब बात ये, तब गांधी जी ने अपने अधिवेशन में बोलते हुए एक बात कही थी, गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। 1931 कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता। और उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों की घोषणा भी की थी। एक इतनी लाइन याद रखना, हमारे देश के लिए, नागरिकों के लिए एक संहिता बनाई थी मूल अधिकारों की। अब सवाल ये, अब गांधी जी गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। वो कब हुआ भाई? 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931, ये याद रखें। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया। और उस गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर, मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू अपने खर्चे पर पहुंचे, और गंगा सिंह जी महाराज तो तीनों में ही पहुंचे, बिन बुलाए मेहमान तीनों में थे वो। अब बात ये, अब सवाल ये कि गंगा सिंह जी क्यों जाते, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्यों गए? और वो वर्साई के पेरिस के सम्मेलन में भी थे, क्यों थे? नरेंद्र मंडल की वजह से। 1919 में नरेंद्र मंडल की नींव रखी गई और उसका पहला अधिवेशन फरवरी 1921 में हुआ, और उसके पहले चांसलर बने थे गंगा सिंह जी महाराज। और वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेंद्र मंडल क्या है कि बड़े बड़े राजाओं की प्रॉब्लम्स को सुनना और उनको सलाह देना अंग्रेजों को। तो एक सलाहकार के और अध्यक्ष के रूप में वो हर जगह शामिल होते रहे। 3 बार लगातार चुने गए थे वो इसके अध्यक्ष। अब बात ये हो गया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो चले गए। अब मैं संक्षिप्त बात करूंगा, एक मुद्दे पर अड़ गए। अंबेडकर ने क्या मांग लिया? आरक्षण। और अंग्रेजों ने आरक्षण देने की हामी भर दी, और गांधी जी वहां से नाराज होकर वापस आ गए। और आखिर उन्होंने कहा था, बशर्ते मैं खाली हाथ लौटा हूं, पर मैंने अपने देश के ध्वज को बट्टा नहीं लगने दिया, अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। याद हो मैंने एक लाइन कही थी कि जब चैम्बरलेन समझौता करके गया था हिटलर से, म्यूनिक, और जाकर उसने चर्चिल से कहा था कि मैं सम्मान सहित शांति लेकर आया हूं, तो चर्चिल ने कहा था तुम्हें युद्ध और अपमान में से एक चीज को चुनना था, तुमने अपमान चुना है, तुम युद्ध से भी नहीं बच सकते। तो यहां भी वही हुआ, आप अपना अपमान करा के लौटे। अंग्रेजों ने उसकी पुष्टि कर दी, जो आरक्षण उन्होंने मांगा था, जिसको आप एक नाम से पढ़ते हो, 16 अगस्त 1932 कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पांचांग। क्या था सांप्रदायिक पांचांग? अंग्रेजों ने अब थोड़ा ये मामला समझने का है, 1909 में किनको पृथक निर्वाचन दिया? पार्लियामेंटो, सांप्रदायिक निर्वाचन। अब किनको दे दिया? पहले सिखों को मिल गया 1919 में, पारसियों को भी मिल गया, अब किनको मिल गया? दलितों को भी मिल गया। यानी कि दलितों को भी एक अल्पसंख्यक वर्ग मान लिया गया। ये तो देश को बांटने का काम हो गया। और गांधी जी इससे आहत थे। तो गांधी जी ने क्या किया, जब सांप्रदायिक पंचायत आया 16 अगस्त 1932 को, तो उन्होंने अनशन कर दिया कि मैं इसके खिलाफ हूं। अंबेडकर और अड़े रहे। तो आखिरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मध्यस्थता से इन दोनों में समझौता हुआ, और वो समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 को पूना में अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना पैक्ट हुआ। इसके तहत गांधी जी ने आरक्षण को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन कहां? अलग नहीं, सामान्य सीटों में, जो आज चल रहा है, आज वाला ढांचा जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन एक बात देखिए, अंबेडकर फिर भी राजी नहीं हो।
और अब दो बातें अम्बेडकर जी से जोड़ रहा हूं, गांधी जी के टॉपिक में आनी नहीं चाहिए। साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत ने किया, लेकिन अम्बेडकर ने क्या किया था? समर्थन किया था। किसके साथ मिलकर? जिन्ना, ये भी याद रखना। उस कमेटी में शामिल हुए दो भाई, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, दो लड़के जो गांधी जी के कदम कदम पर साथ थे। पहला गिरफ्तार होने वाला बड़ा नेता मोहम्मद अली ही था। लेकिन अब सवाल, अम्बेडकर तो मान तो गए, अम्बेडकर समझौता तो हो गया, जिसमें आप पढ़ते 147 सीटें और 18% आरक्षण, जो उनको विधान परिषदों में और केंद्रीय असेंबली में 18% और विधान परिषदों में 147 सीटें दे दी गई। लेकिन अब बात ये, अम्बेडकर राजी नहीं हुए और अम्बेडकर ने धर्म त्याग दिया और दलित जाति के साथ किस धर्म में चले गए? बौद्ध धर्म में। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी की वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। क्योंकि वो कहते हैं गांधी जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वो शूद्रों में थे, तो उन्होंने कहा हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, वो अलग हो गए। अब सवाल एक बात पे आता हूं, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, जिसको आपको 17 सितंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ, वो खाली गया। लेकिन अब एक बात, वो खाली इसलिए नहीं गया क्योंकि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ही आने वाले 10 साला सुधार की घोषणा की गई, और उसका नाम था श्वेत पत्र। और वो श्वेत पत्र किसका रूप लेकर भारत में आया? 1935 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस पे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं। भारत परिषद अधिनियम का बहुत बड़ा हिस्सा आज हमारे देश के संविधान का भी हिस्सा है। तो जब वो आया, तो मैं तो पेपर में आने वाली बात पे बात करूं, भारतीय लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो नेहरू ने एक बात कही थी, ये ऐसी गाड़ी है जिसमें डिब्बे तो बहुत हैं, लेकिन इसमें इंजन एक भी नहीं। इसी तरह से जिन्ना ने भी एक बात कही थी, यह मूल रूप से सड़ा हुआ, पूर्ण रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है, और इसलिए इसको ठुकराया गया, लेकिन वो लागू तो हुआ। अब सवाल यहाँ एक है, उसके तहत प्रांतीय लोगों को स्वतंत्रताएं दी गई थी, आप अपने फैसले ले सकते हो। इतना ही नहीं, अगर समझ सको तो प्रांतीय नगर पालिकाओं की व्यवस्था भी हो गई थी, और वो ये भी कह दिया गया आप अपना खर्चा चलाने के लिए जनता पर कुछ टैक्स भी लगा सकते हैं। यानी कि सुधार तो था उसमें। लेकिन विषयों का बंटवारा भी हो गया 3 भागों में, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची। संघ बनाने की बात की गई भारत को, लेकिन उसके साथ शर्तें बहुत कठोर रखी गई, इसलिए भारत कभी भी संघ आजादी से पहले नहीं बन पाए। अब यहाँ एक गड़बड़ हुई, 1935 का अधिनियम तो आ गया, और 1937 में हुए चुनाव। यहाँ एक प्रश्न बनता है, चुनाव में कांग्रेस ने हिस्सा लिया, और कितने प्रांतों में उसको पूर्ण बहुमत मिला? 5। ये प्रश्न बहुत बड़ा है। 1937 ईस्वी के चुनावों में, जो 1935 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के आने के बाद चुनाव हुए, उसमें भारत में कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। पंजाब, सिंध, 2 प्रदेश ऐसे थे जहां उनको सीटें ज्यादा मिली लेकिन बहुमत नहीं आया, और बंगाल, यहां भी उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला लेकिन उनकी सीटें ज्यादा आई। अब सवाल थोड़ा पेचीदा है, बहुमत कितने प्रांतों में? 5। सरकारें कितने प्रांतों में बनाई? 8। ये ध्यान रखना। और अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। 1937 में चुनाव हुआ, सरकार बन गई 8 प्रांतों में, मुख्यमंत्री बन गए 5 में। तो मुख्यमंत्री बने किसके? प्रधानमंत्री, जिसे तब कहते थे, मुख्यमंत्री कहते नहीं थे तब। कितने? 5 में। 3 में प्रधानमंत्री कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन समर्थन में किसके सरकार बनी थी? कांग्रेस के। तब हुआ क्या? 2 साल बाद क्या शुरू हो गया? विश्व युद्ध। कब? 1939 में। और बिना चाहे, कांग्रेस के बिना पूछे, अंग्रेजों ने कहां धक दिया भारत को? दूसरे विश्व युद्ध में। लेकिन इस बीच एक घटना घटी, 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस। अगर मैं जैसे कह रहा हूं बात तो उस तरह ठीक नहीं, चुने तो 2 बार गए थे वो, लेकिन अध्यक्षता कितनी बार कर पाए? एक बार, हरिपुरा में। अगली बार फिर चुन लिए गए 1939 में, त्रिपुरी संकट जिसे कहते हैं कांग्रेस का, जबलपुर मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। जब चुन लिए गए, हारा कौन? पट्टाभी सीतारामैया, और वो गांधी के प्रतिनिधि थे। अब गांधी जी ने कहा ये सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कोई बात नहीं गांधी जी, पूरी अधिवेशन की कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम आप सुझा दीजिए। गांधी जी ने मना कर दिया, अलग हो गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी त्याग पत्र दे दिया, अलग होकर अपना एक दल बना लिया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। अब सवाल ये, इधर तो अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे धकेल दिया किसमें? दूसरे विश्व युद्ध में।
जबकि भारत पहले विश्व युद्ध से नसीहत ले चुका था कि हारने के बाद हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब गांधी जी ने इसका किया विरोध। और लेकिन अब पहले प्रश्न ये है, जब कांग्रेस के बिना चाहे अंग्रेजों ने भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेलने का फैसला कर दिया, घोषणा कर दी, तो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने 28 महीने काम किया और त्याग पत्र दे दिया, सामूहिक त्याग पत्र दे दिया। कितने महीने काम किया? 28। 2 साल कितने? 4 महीने काम किया। 39 में इस्तीफा दिया गया और इस इस्तीफे को जब दे दिया गया तो इसे कहा जाता है मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र। लेकिन एक मजे की घटना और घटी। कांग्रेस ने तो मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया, नेहरू जी ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मना दिया। किससे मुक्ति? कांग्रेस के अत्याचारों से मुक्ति। बोलिए। तो ये याद रखना, अंबेडकर ने मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के अत्याचारों से मुक्ति के रूप में मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। खैर, अब सवाल है मेन बात, जिसको आप करोगे भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन इसी बीच एक लाइन जोड़ जाऊं। इसी बीच 23 मार्च 1940 के दिन एक डिमांड उठी लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कि राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र होने के लिए पात्र हैं। और ये हो गई घटना कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार किसकी मांग उठी? पाकिस्तान की। मांग बहुत पहले 1930 में उठ चुकी थी मोहम्मद इकबाल के रूप में, लेकिन विधिवत रूप से अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जहां मांग की गई लाहौर 1940, किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा। लेकिन यहाँ हमारा वो विषय नहीं। अब बात ये, युद्ध चल रहा है और अंग्रेजों को भारतीयों की जरूरत तो है। जरूरत क्यों है? धुरी राष्ट्र थे ना एक तरफ, जर्मनी, इटली, जापान। जापान कहाँ पड़ता है? एशिया में। और उसके आक्रमण का खतरा कहाँ था? क्यों भाई? क्योंकि भारत में सरकार किसकी थी और जापान किसका दुश्मन था? तो भारत, इंग्लैंड को 2 मोर्चों पर लड़ना। यूरोप में किसके मोर्चे पर? जर्मनी और इटली के। और एशिया में जापान के। इसलिए उनको भारत में लड़ने के लिए किसकी मदद की जरूरत थी? भारतीयों की। तो उन्होंने भारतीयों की मदद लेने के लिए एक आयोग भेजा, युद्ध मंत्री को भेजा, जिसका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन 23 मार्च को भारत आया और 29 मार्च को उसने भारतीय नेताओं के सामने अपनी योजनाएं रखी। क्या लालच रखा कि अगर आप युद्ध के दौरान हमारी मदद करते हो, मैं 2 योजनाएं लेकर आया हूं। यह समझने की है थोड़ी बात, किताब में पढ़ोगे मामला उलझ जाएगा। 2 योजनाएं लेकर आया था अपने बस्ते में वो। एक तो योजना थी तत्कालीन के, जब तक युद्ध बंद नहीं हो जाता वो योजना रहेगी। एक युद्ध के बंद हो जाने के बाद लागू होगी। युद्ध के दौरान क्या योजना रहेगी? कि डोमिनियन स्टेट रहेगा। इसके कहते ही शायद समझ गए होंगे कि सर्वोच्च सत्ता तो किसके पास रहेगी? 3 मामलों को छोड़कर, विदेशी, रक्षा, संचार और एक मैं भूल गया इसको, तो विदेश सेवा। हाँ, विदेश सेवा, रक्षा और संचार। 3 मामले तो किसके पास रहेंगे? अंग्रेजों के। और बाकी सारे मामले हम किसको दे देंगे? आपको दे देंगे। लेकिन भारतीय लोग दूसरी योजना से घबरा गए। दूसरी योजना सुनना, दिमाग लगाओगे उत्तर मिल जाएगा। दूसरी योजना थी युद्ध के बाद की योजना, कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा बुलाई जाए, उसका निर्वाचन करवाया जाएगा देश का संविधान लिखने के लिए। हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन उस संविधान सभा में अगर कोई भी रियासत शामिल ना होना चाहे तो वो अपनी मर्जी से अपनी रियासत का अलग संविधान बना सकती है। यानी कि क्या गुंजाइश छोड़ दी इसने? विभाजन की गुंजाइश छोड़ दी। और इसको स्वीकार नहीं किया कांग्रेस ने। और गांधी जी ने इसके बारे में कहा, ये पोस्ट डेटेड चेक है, उत्तर तिथि चेक है जिसकी डेट जा चुकी है। और नेहरू जी ने कह दिया उस बैंक के नाम जो दिवालिया हो गए। उन्होंने कहा ये योजना अब कारगर नहीं है। जब हमने डोमिनियन मांगा था तब आपने वो भी नहीं दिया। हमने कब मांगा था? नेहरू रिपोर्ट में। वो आपने दिया नहीं। अब हमें ये नहीं चाहिए। अब गांधी जी ने क्या किया? जिन्ना ने इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि जिन्ना ने स्पष्ट कहा था हमें पाकिस्तान दो। वो मुकर गए। वो परोक्ष रूप से तो समर्थन कर गए, लेकिन सीधे शब्दों में उन्होंने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। अब जिन्ना ने तो वो ठुकरा दिया और गांधी जी ने वैसे ठुकरा दिया। और अब हुआ क्या? गांधी जी ने कांग्रेस की एक बैठक बुलाई वर्धा, 14 जुलाई 1942। ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? आप लोग अब तक जिस पे गौर करता है, हर बच्चा जो पढ़ता है वो ये पढ़ता है
अगस्त क्रांति मैदान, अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो गया? नहीं। वर्धा में बैठक बुलाई गई 14 जुलाई 1942 को, और उसमें उसने क्या प्रस्ताव रखा, विचार रखा? किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। और गांधी जी ने एक बात कही थी, धमकी भी दी थी, मैंने प्रस्ताव तो रख दिया है, और अगर ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो मैं देश की बालू से, कांग्रेस से भी बड़ा एक और आंदोलन खड़ा कर दूंगा। धमकी भी दे दी। अब खैर इस पर विचार हुआ और कांग्रेस की फिर बैठक बुलाई गई। अब है प्रश्न आपके लिए बहुत गहरे। 7 अगस्त को कांग्रेस की बैठक बुलाई गई बंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान में। ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे आज भी बंबई में अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। क्यों अगस्त क्रांति मैदान? क्योंकि ये घटना कब घटी थी? अगस्त में। ये अधिवेशन 3 दिन चला, तीसरे दिन तो कुछ हो ही नहीं पाए। 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। 7 अगस्त को प्रस्ताव को फिर रखा गया, उस पर चर्चा हुई, और 8 अगस्त को उसे पारित कर दिया गया। और नेहरू जी ने 2 लाइनें कही, ध्यान रहे हम उस आग से खेलने जा रहे हैं और हमारा प्रहार एक ऐसी दुधारी तलवार का है, अगर ये वार सीधा नहीं पड़ा तो हमारी भी गर्दन कट सकती है। खैर प्रस्ताव पारित हो गया। 9 तारीख को सुबह इस आंदोलन को शुरू करना था, लेकिन जब अंग्रेजों को खबर मिली, अब आपको पहले तो यह याद रखना है कहां हुआ अधिवेशन? बंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान में। कब भला? 7। प्रस्ताव पर चर्चा हुई, 8 को वो पारित हो गया। 9 को आंदोलन शुरू करना था, लेकिन 9 को शुरू होने से पहले सुबह 4 बजे गांधी जी गायब थे। अंग्रेज उसको उठा कर ले गए। केवल गांधी जी ही नहीं, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेता सारे पकड़ लिए गए। और अब सवाल ये, ऑपरेशन 0 आवर के तहत अंग्रेजों ने बड़े बड़े नेताओं को सुबह भोर होने से पहले ही गायब कर दिया, और गांधी जी को ले जाकर जहां बंद किया गया, पूना में, सर आगा खां पैलेस में। और वहीं आगा खां पैलेस में रहते हुए गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का निधन हुआ 1944 में। वहीं रहते हुए उनके पर्सनल असिस्टेंट महादेव देसाई का भी निधन हुआ, और वहां गांधी जी ने किया उपवास, और फिर गांधी जी को छोड़ा गया। अब यहाँ सवाल एक और बनता है कि 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने नारा भी दिया, करो या मरो, स्वराज्य, अंग्रेजों भारत को छोड़ो, भारत छोड़ो, और उसके बाद गांधी जी को जब रिहा किया गया। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ये भारत का वो पहला बड़ा आंदोलन था जो बिना नेतृत्व के ही चला। कोई नेतृत्व नहीं था इसका, लोग तो पकड़ लिए गए, और ये कामयाब भी रहा। अब आती हैं घटनाएं, वो करा दूं पूरी, क्योंकि जीके में बात हो चुकी है इसकी। जब थोड़ी रह गई ये बात, 3 आयोग रह गए हैं और कुछ नहीं, और उसमें गांधी का रोल कम है। गांधी ने तो अपना काम कर दिया, गांधी जी पकड़े गए, 2 साल तो जेल में रहे। और इधर क्या घटनाक्रम हुआ? जब क्रिप्स मिशन कामयाब नहीं हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बहुत तमाशा मचा, लेकिन अंग्रेजों को तो अभी भी जरूरत थी ना भारतीयों की। युद्ध तो चल रहा था, युद्ध कब तक चला? 1945 तक। तो उनको तो जरूरत थी, उन्होंने फिर भेजा नया वाइसरॉय लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल भारत आए, उन्होंने इन सारे नेताओं को शिमला में बुलाया, क्या आप वहां आ जाइए, हम बात करेंगे। और शिमला में ही क्यों बुलाया? क्योंकि सम्मेलन जून में हुआ था, अंग्रेजों को गर्मी भी तो बहुत लगती थी। जून में उनको बुलाया गया। 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक कांग्रेस के सारे नेताओं को वहां बुला लिया गया, मुस्लिम लीग के नेताओं को, जिन्ना को भी बुला लिया गया, और उसने एक शर्त रखी कि मैं देश में अंतरिम सरकार बना देता हूं। वो मुद्दा तो फेल हो गया। चलो उन्होंने कहा ऐसा करो, युद्ध के दौरान तक आप एक काम करो, मैं गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद जिनसे मैं फैसला लेता हूं, उसमें आप लोगों के सदस्यों को रख लेता हूं, ज्यादा लोग रख लेता हूं, असेंबली बढ़ा लेता हूं अपनी, ताकि आप लोगों को क्या मिल जाए, प्रतिनिधित्व मिल जाए। लेकिन जिन्ना अड़ गया एक बात कि उस कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम जितने भी होंगे वो कांग्रेस से नहीं होंगे। वो कहां से होंगे? मुस्लिम लीग से होंगे। मामला उलझ गया और वेवल योजना भी फेल हो गई। इसको शिमला सम्मेलन भी कहते हैं। वेवल आया था शिमला में लेकर उनको, फेल हो गया। अब सवाल ये, जब शिमला सम्मेलन फेल हो गया तो अबुल कलाम आजाद ने इसको कहा था ये एक महान जल विभाजक रेखा है, अगर ये समझौता हो जाता तो शायद कुछ नतीजा अच्छा हो सकता था। लेकिन जिन्ना ने टांग अड़ाई और वो काम पूरा नहीं हुआ। अब चलिए वो चला गया।
अब आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन पे तो रीट में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिला होगा, मैं उस पर ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि कैबिनेट मिशन अकेला 2 घंटे पढ़ाया जा सकता। आपको याद रखना है, हिस्ट्री के मामले में कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स। 3 लोग थे, A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। 3 लोग आए। 3 लोगों ने आकर एक योजना रखी कि हम पूरे भारत को 3 भागों में डिवाइड नहीं, 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक, हिंदू बहुसंख्यक और उत्तरी पश्चिमी सीमा में। इनमें करवाते हैं चुनाव और बुला देते हैं क्या, संविधान सभा। और संविधान सभा आप सब जानते हो किस मिशन के तहत बुलाई गई, किस मिशन के तहत, कैबिनेट। तो भारत के लोगों ने तो उसे स्वीकार कर लिया, और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्वाचन होना था 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, और निर्वाचन वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं था। ये याद रखना, निर्वाचन अभी भी प्रत्यक्ष नहीं था, क्या था, अप्रत्यक्ष। यद्यपि जनता ने चुनना था, लेकिन देशी रियासतों के लोग जो आने वाले थे वो तो बिना चुने ही आने वाले थे। वो याद है, आपने पॉलिटिकल साइंस में बात पढ़ी हो। तो देशी रियासतों के लोग तो निर्वाचित होंगे नहीं, सीधे आएंगे। गवर्नर की तरफ से जो मनोनीत होंगे वो भी निर्वाचित नहीं होंगे। निर्वाचित सिर्फ कौन होंगे, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, वैश्विक मताधिकार नहीं होगा। चीफ कमिश्नर के लोग भी आएंगे 4, जिसमें कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, ये नाम आप पढ़ते हो, वो आएंगे। अब आपको मैं बात को इस पर ज्यादा व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा, सीधी बात, जिन्ना तो इस कैबिनेट मिशन से अलग हो गया। क्यों, क्या मांग रहा था वो, पाकिस्तान। इस पर भी विचार किया था कैबिनेट मिशन ने कि अलग राज्य हम आपको दे सकते हैं, लेकिन वो मांग क्या रहा था, वर्तमान में पूर्वी बंगाल भी मांग, वो तो पूरा बंगाल मांग रहा था, वो तो मांग रहा था। तो कैबिनेट मिशन ने कहा ये प्रांतों की दूरी बहुत है, इन पर शासन करना संभव नहीं है, वो मुकर गया, जिन्ना अलग हो गया। लेकिन 2 सितंबर 1946 के दिन कांग्रेस के एक नेता जवाहरलाल नेहरू को जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाता तब तक अंतरिम प्रधानमंत्री उनको बना दिया गया। लेकिन इसके विरोध में जिन्ना ने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को, इससे पहले उसने घटना को अंजाम दे दिया, सीधी कार्यवाही दिवस। और सीधी कार्यवाही दिवस 2 जगह पर बहुत तमाशा कर गई, पंजाब और कलकत्ता। हिंदी में एक चैप्टर लगता था नोआखली के दंगे, जब मैं 10वीं में था। नोआखली कलकत्ता में है, और मुस्लिम लीग ने क्या किया, देखो एक बात तो ये सबने पढ़ी, सीधी कार्यवाही दिवस क्या था, लोगों को मारो, गले काट दो लोगों के। 6000 लोग एक दिन में मार दिए गए कलकत्ता के नोआखली में। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारने लगे, और वहां सरकार किसकी थी, मुसलमानों की। और वहां मुस्लिम लीग ने घोषणा करके सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी। मुसलमान बचा लिए गए, हिंदू काटे गए, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की। गांधी गए, गांधी अकेला गया, और उसने जाकर लोगों से अपील की कि ये मारकाट बंद करो। इसीलिए बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी के साहस पर उसको 1 मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा। जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे तो उसको फ्रैंक मॉरेंस और चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर भी कहा, और मलंग बाबा उसे खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, और राष्ट्रपिता उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, और राष्ट्रपिता उसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और महात्मा उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगर नवरंग राय की बात मान लें तो बापू उसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पर इस पर थोड़ा विवाद है। बापू ऐसे ही गुजरात में राष्ट्रपिता को कहा जाता है, नेहरू कहे ना कहे वहां वैसे बुलाया जाता है। तब सवाल ये, कैबिनेट मिशन अपना काम कर रहा है, उसके तहत 9 दिसंबर 1946 को क्या चुन दी गई, हमारी संविधान सभा की पहली बैठक। यही तो पढ़ते ना, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने, और 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके स्थायी, और उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन, H.C. मुखर्जी, जो उसके उपाध्यक्ष बने। वो काम पॉलिटिकल में चला गया, कैबिनेट मिशन अपना काम करता रहा, जिन्ना अपना काम करता रहा। और अब एक अंतिम बात, इन्हीं दिनों में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, और इंग्लैंड में हो गए चुनाव। इंग्लैंड में हो गए चुनाव, और सत्ता में आ गई मजदूर पार्टी, और मजदूर पार्टी का प्रधानमंत्री था एटली। और एटली जब चुनाव लड़ रहा था, उसने तभी घोषणा की, अगर मैं सत्ता में आ गया तो मैं क्या कर दूंगा भारत को। लेकिन अब आपको एक बात और समझनी, एटली भी क्यों ना करता, संयुक्त राष्ट्र संघ जो बन गया था और विश्व में उपनिवेशवाद को बंद करने की दुहाई दे रहा था। इसलिए आप एक बात पढ़ना,
भारत को आज़ादी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मिली है। भारत को आज़ादी हमने नहीं दिलाई। आप पढ़ते हो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बात क्या कहती है, एक दूसरे की सीमाओं की अखंडता की रक्षा करो और एक उपनिवेशवाद को खत्म करो। वो तो फिर खत्म करना तो पड़ना ही था। इटली जीत गया और इटली ने फरवरी में अपनी संसद के पहले भाषण में एक बात कही कि मैं जून 1948 से पहले पहले भारत को आज़ाद कर दूंगा। लेकिन ये अधूरी बात, उसने एक लाइन और भी बोली थी। लेकिन उन रियासतों का क्या किया जाए, उन प्रांतों का क्या किया जाए जो सीधे किसके अधीन है, ब्रिटिश प्रांतों के। लेकिन हुआ क्या, वो क्या कह गया, क्या कहा जाए ये भी तय नहीं, मतलब वो अलग भी हो सकते हैं। उसने तो उंगली पकड़ा दी जिन्ना को और जिन्ना ने उसी को मुद्दा बनाया। लेकिन फिर इटली ने किसको भेजा, माउंट बेटन को। माउंट बेटन आया। जब माउंट बेटन ने आकर क्या किया, उसने बहुत तिकड़मबाज था। माउंट बेटन एक ऐसा राजकुमार था जो एक ऐसे जहाज पर बैठा था जो जहाज समुद्र के बीचों बीच था, बारूद से भरा हुआ था, छत पर आग लगी थी, फिर भी उसे किनारे ले गया। वो कैसे, उसने सामूहिक रूप से किसी से बात ही नहीं की, उसने अकेले अकेले बात की। और सबसे पहले मानने वाला वल्लभ भाई पटेल कि क्या बना दें, दो राष्ट्र। फिर मानने वाला नेहरू, और पटेल और नेहरू ने दबाव बनाकर किसे मनाया, और गांधी मानने वाला नहीं था। याद हो गांधी ने कहा था विभाजन मेरी लाश पर होगा और मेरा बस चला तो मैं प्रस्ताव भी कांग्रेस में पारित नहीं होने दूंगा, और उसने होने भी नहीं दिया था। लेकिन आखिरकार उन दोनों लोगों ने, और देखिए गांधी ने तो एक योजना भी दी थी। अरे जिन्ना को क्या चाहिए, सत्ता चाहिए ना, दे दो, उसे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दो, फिर क्या दिक्कत है, बांटो तो मत। लेकिन ये किसे अच्छा नहीं लगा, नेहरू को अच्छा नहीं लगा। नेहरू ने गांधी को कहा इस तरह मत बोलिए, पानी फिर जाएगा मेरी आशाओं पर। वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, वो भी रह गया। खैर कुछ भी हो, संविधान सभा अपना काम करती रही। और इस तरह माउंट बेटन की एक योजना कि भारत में जनमत संग्रह कराया जाए, इसको 3 जून की योजना भी कहते हैं, लेकिन पारित हुई 18 जुलाई 1947 को। और फिर 14 अगस्त को एक देश बना पाकिस्तान, और 15 अगस्त को एक देश बना हिंदुस्तान। मैं इस बात पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कुछ काम की बात है। गांधी जी ने कुछ अखबार निकाले थे, यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद अंग्रेजी, उसके बाद आ जाइए नवजीवन अहमदाबाद गुजराती और हिंदी, ये याद रखना 1919। फिर एक अखबार आया हरिजन 1933 हिंदी और गुजराती, ये भी पूना। अब एक बहुत बड़े नाम, उनकी खुद की एक बायोग्राफी, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। और उन्होंने जिन लोगों से प्रभावित हुए थे इंग्लैंड में, रॉस्किन नाम बहुत बड़ा है, रॉस्किन, जिसकी किताब है अनटू दिस लॉस्ट। अनटू दिस लॉस्ट का उन्होंने अनुवाद किया किस नाम से, सर्वोदय के नाम से, ये भी नाम याद रखना। अखबारें यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हरिजन सेवक संघ भी बनाया था उन्होंने 1932 में, जब कांग्रेस से अलग हो गए थे। कुछ चीजें इसमें रह गई, आप पढ़ लेना। व्यक्तिगत सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर आ गए थे। फिर विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू ने फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह में हिस्सा लिया 17 अक्टूबर 1940 को, 5 जनवरी 1941 को। लेकिन अब एक चीज और नई, ईसा मसीह को वो सत्याग्रहियों का सम्राट कहते थे गांधी जी। उन्हीं से तो सिद्धांत लिया था, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। ये किनका सिद्धांत था, ईसा का। ये हमने कल परसों ही बात की। अब एक नई चीज, जब भारत आजाद हो गया, वर्तमान में 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस घोषित कर रखा है। कब, 15 जून 2007 को स्वीकार किया गया, किसके द्वारा, UNO के द्वारा। और अब एक और बात, 1996 से पहले देश की करेंसी पर गांधी जी की फोटो नहीं थी। 1956-96 से पहले वाटर मार्क लगता था, 1987 में लगा था पहला वाटर मार्क, जिसमें गांधी जी की फोटो जहां आज होती है, दिखती है, वहां अशोक स्तंभ होता था। बाद में अशोक स्तंभ तो नोट के पिछली साइड डाल दिया गया छोटा करके, और गांधी जी को 1996 में नोट के भीतर बैठा दिया गया। सबसे पहले ये कुछ नोटों पर ही हुआ था। अब 5 रुपए से लेकर 1000 तक, रुपए और 2 रुपए में अभी भी गांधी जी नहीं है, ये याद रखना। और जो फोटो गांधी जी की आती है, जो नोटों में छपी हुई है, ये पैथिक लॉरेंस के साथ खिंचवाई गई थी। वो थे ब्रिटिश राजदूत बर्मा में और भारत में, उनके साथ एक सम्मेलन में फोटो खींची गई थी। वही फोटो आज नोटों के ऊपर है। ये गांधी जी का जीवन था, और वो बात बताने की जरूरत नहीं। 30 जनवरी 1948 के दिन एक सामूहिक प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे, जो कहाँ का सदस्य है, हिंदू महासभा RSS जिसे आज कहते हो, उसने उसे गोली मारी
और गोली मारने के बाद अंतिम शब्द उस व्यक्ति के मुंह से जो निकले, हे राम। और कुछ समय बाद फिर नाथूराम गोडसे ने इस गुनाह को स्वीकार भी किया, उससे मृत्यु की सजा हुई। और इस तरह से एक बहुत महान हस्ती, महान थी या नहीं ये तो आप अपना अंदाजा लगा लीजिएगा।